तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है, तनाव है क्या। मेरे सामने एक कागज है, ऑपोजिट प्रेशर दे रहा हूं मैं। तो तनाव क्या है? एक ही विषय के ऊपर एक ही कार्य को लेकर हमारे भीतर दो विरोधाभासी विचार चलते हैं। जैसे हमने देखा है क्रिकेटर्स में या फिर नॉर्मल करियर में भी कई लोगों को ना एक तरह से होता है ना कि एक सुपरस्टिशन, ये करने से मेरा दिन अच्छा जाएगा, ये कलर परफॉर्मेंस का अच्छा शर्ट पहना तो ये अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, कॉलर ऊपर किया तो अच्छा मैं खेलूंगा। तो सर इसके बारे में बताइए कि ये कितना हद तक सही है, और या फिर ये इससे क्या कुछ एनर्जी में डिफरेंस आता है, सही में इससे कुछ चेंजेस होता है, इसके भरोसे रहना कितना सही है कितना गलत है? ये हाँ बिलीफ सिस्टम है। हाँ। भले ही उसका अल्टीमेट ट्रूथ के साथ कोई रिजल्ट यानी कि कनेक्शन हो या ना हो, बट सवाल ये है कि क्या इससे फायदा होता है या नहीं। अवेयरनेस एग्जैक्टली है क्या, कैसे हमें समझ में आए कि हम अवेयर हैं या नहीं है? कि अगर अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं तो क्या हम मान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बेहोशी में जीवन जी रहा है? डेफिनेटली। तो ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति के लिए एक काफी अच्छा टूल साबित हो सकता है। अवेयरनेस जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का हार्ट है। तो काफी सारे जो अच्छे लेवल के जो कोच होते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं ये अवेयरनेस की बात। बैट्समैन जो है वो स्टंप आउट हो गया, अब उसको नेक्स्ट बॉल खेलने को नहीं मिलने वाला है, वो उसको पता है। फिर भी वो क्या करता है, इस बॉल को ऐसे मारना था, ऐसे मारना था, ऐसे मारना था, उसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके जाता है। अच्छा, आउट होने के बाद सर फिर वो उसी टाइम रिपीट हाँ, करता है? पॉइंट ये है कि जो आपको चाहिए, जैसे कि आप खिलाड़ी हो और आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। अगर आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो आप साइकोलॉजिकली विजुअलाइजेशन में क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए। प्रोसेस को विजुअलाइज नहीं करना, डायरेक्ट एंड रिजल्ट कि वर्ल्ड कप मेरे हाथ में है। सर इसमें एक डाउट है मेरा, जैसे कि यहाँ पे हम विजुलाइज करने के लिए हम एंड रिजल्ट को, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एंड रिजल्ट को इमेजिन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हमें रिजल्ट से अटैच नहीं रहना है। तो सर ये चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करनी कर जा रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैट बॉल बैंटर पॉडकास्ट। आज के हमारे पॉडकास्ट में एक इतने स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं जिनसे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं चिरायु जायसवाल सर, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और स्पिरिचुअलिटी में एक्सपर्टीज रखते हैं। 26 साल का उनको एक्सपीरियंस है। तो आज हम सर से जानेंगे कि वो कैसे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं बाय गिविंग ट्रेनिंग सेशंस, थेरेपी सेशंस और काउंसलिंग सेशंस। तो हम सर से जानेंगे कि ये साइकोलॉजी और ये सारी जो चीज़ें हैं, साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और स्पिरिचुअलिटी, ये सारी चीज़ें स्पोर्ट्स फील्ड में कैसे काम करती हैं और फिर इसको कैसे स्पोर्ट्स में इनकलकेट किया जा सकता है, और साथ ही साथ हमारे लाइफ में इसको कैसे यूज़ किया जा सकता है टू ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ, टू हील आवर लाइफ। तो सर ने काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में ये सारी चीज़ें यूज़ की हैं और उनकी लाइफ को हील किया है। जो भी चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स रहती हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड, तो उसको हील किया है। तो आज हम अपने पॉडकास्ट में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे चिरायु जायसवाल सर से। और सबसे पहले तो वेलकम चिरायु जायसवाल सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, नमस्कार शिवम जी। हेलो सर। आई एम फाइन। तो जी सर शिवम जी। आप अपने प्लीज़ अपने इंस्टीट्यूट के बारे में और आपका जो करियर रहा है और आपका इस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया, इसके बारे में प्लीज़ थोड़ा बताइए। जी जी जी। बेसिकली 1981 से हम लोगों ने इस फील्ड में स्टार्टअप किया है। पिछले 43 इयर्स से हम इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं। हमारे जो सब्जेक्ट है वो खास करके हिप्नोथेरेपी है, साइकोलॉजी है, स्पिरिचुअलिटी है। और ये जो हमारे साइंस और सिस्टम्स है, उसके ज़रिए हम लोगों की लाइफ में जो अपलिफ्टमेंट लाने का काम करते हैं, उससे उनके प्रॉब्लम भी दूर होते हैं। उनको एक्जिस्टिंग जो भी उनका करियर होता है या जो भी उनकी लाइफ होती है, वहाँ पर उनको एक अपलिफ्टमेंट मिलता है। ऐसा कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान का जो विषय है, वो हर एक फील्ड के लिए ज़रूरी है। चाहे गृहिणी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे फिर कोई क्रिकेटर हो, राइट? तो ये फील्ड ऐसा है कि हर एक व्यक्ति के लिए उपयोगी है। बिल्कुल सर। तो सर जी। इसी के से हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि एक जो हम बात करते हैं कि मेंटल स्ट्रेस, मेंटल टफनेस, ये किसी भी फील्ड में और एक स्पेशली एक स्पोर्ट्स पर्सन के फील्ड में कितना इंपॉर्टेंट रहता है, कि एक मेंटल टफनेस बहुत ज़रूरी होती है कि हमें मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है सर। तो इसके बारे में सर बताइए ज़रा।
देखिए, किसी भी चीज़ को अगर कोई भी प्रॉब्लम को हैंडल करना है, तो पहले हमें उसको डायग्नोज़ करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जैसे मेडिकल साइंस में हम कुछ भी करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? प्रॉब्लम को समझते हैं ना? जैसे यूरिन टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं मेडिकल डॉक्टर्स। तो पहले तो हम प्रॉब्लम की जड़ तक जाते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं और एक बार प्रॉब्लम समझ में आ जाता है, तो उसका सॉल्यूशन दूसरे पहलू में हमें मिल ही जाता है। ओके? तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि स्ट्रेस क्या है? तनाव है क्या? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे सामने एक कागज़ है ये, ओके? अब मैं इस कागज़ को इस हाथ से और दोनों हाथ से खींचता हूँ बट अपोज़िट प्रेशर दे रहा हूँ मैं। तो ये क्या होगा ये? स्ट्रेस फट आएगा गया। उस पे। हुँ। ओके, स्ट्रेस आया। ओके? तो तनाव क्या है? एक ही विषय के ऊपर, एक ही व्यक्ति को लेकर या एक ही जॉब को लेकर, एक ही बिज़नेस को लेकर, एक ही कार्य को लेकर हमारे भीतर 2 विरोधाभासी विचार चलते हैं। तो जो अपोज़िट थॉट प्रोसेस होता है, वो हमारे भीतर तनाव पैदा करता है। जैसे कि क्रिकेट के फील्ड में जाना भी है और डाउट भी है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ। कन्फर्मिटी नहीं है हमारी। ओके, एक ही व्यक्ति है जीवन साथी के रूप में, रहना भी है और कुछ उसकी आदतें नहीं भी पसंद है। ओके, तो एक ही विषय को लेकर जब 2 विरोधाभासी विचार हमारे भीतर जन्म लेते हैं, तब हमारे भीतर एक तनाव पैदा होता है। अब उस व्यक्ति जिसके भीतर ये तनाव है, उसको आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि मेरा कौन-सा विचार जो है वो विरोधाभास डेवलप कर रहा है। अपोज़िट थिंकिंग एक ही विषय को लेकर कहाँ पर बनी हुई है। अगर वो व्यक्ति आइडेंटिफ़ाई कर लेता है, डायग्नोज़ कर लेता है, तो दूसरे उसके सॉल्यूशन के पहलू पर वो जल्दी से पहुँच पाता है। तो डेफ़िनिटली तनाव जो है वो काफ़ी गंभीर बात है, किसी सब्जेक्ट को लेकर और तनाव में अक्सर हमारी एनर्जी जो है, वो ज़्यादा खर्च हो जाती है नेगेटिव डायरेक्शन में और जो पॉज़िटिव डायरेक्शन है हमारा, वहाँ पर आगे बढ़ने की हमारी स्पीड जो है वो घट जाती है। तो डेफ़िनिटली मैं मानता हूँ कि तनाव जो है, उसको अगर सोच समझ कर उसका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया जाए उस विषय पर गहराई से, तो उसको दूर किया जा सकता है और उसके कुछ नेगेटिव साइड्स को हम हैंडल कर सकते हैं। हालाँकि एक दूसरी चीज़ है, तनाव जो है वो पॉज़िटिव भी हो सकता है, गुड ओके? स्ट्रेस जिसको बोलते हैं। हाँ, गुड स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं। एक गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस के बीच में हेडलाइन डिफरेंस क्या है? जैसे कि मेरी एग्ज़ाम है और मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है, तो मेरे ऊपर स्ट्रेस आएगा। अब ये स्ट्रेस एक इंडिकेटर के रूप में है कि मैं जिस कार्य को करने जा रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मेरे पास प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस नहीं है, ओके? और ये स्ट्रेस मुझे दिखा रहा है, समझा रहा है कि अभी भी मेरे पास समय है कि मैं थोड़ा-सा टाइम देकर उसकी प्रैक्टिस कर लूँ और मैं उसमें एक्सपर्ट हो जाऊँ। तो अगर स्ट्रेस इनिशिएट लेवल पर है, तो उसको आप पॉज़िटिवली यूज़ कर सकते हो। लेकिन वही स्ट्रेस अगर कंटीन्यूअसली रहता है और स्ट्रेस होने के बावजूद भी आप गुड स्टेप को फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, ओके? तो वो स्ट्रेस जो है वो आपको एग्ज़ीक्यूट करेंगे जब आप उस प्रोसेस को, तब वहाँ पर आपको दिक्कत करेगा, ओके? तो सर इसको ओवरकम कैसे किया जाए? कि हमें जैसे हम आपने बोला कि कहाँ पे वो गुड स्ट्रेस से बैड स्ट्रेस में चला जाता है। तो एक इंडिविजुअल अगर कोई नॉर्मल भी करियर में अपने या फिर स्पोर्ट्स पर्सन, तो कैसे उस चीज़ को हैंडल करे और अपने आप को मेंटली टफ बनाए कि जो गुड स्ट्रेस तक ही वो स्ट्रेस रहे, वो बैड स्ट्रेस में कन्वर्ट ना हो जाए और ओवर थिंकिंग और अपने आप पे डाउट्स वगैरह ना करने लगे। जी, 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 जी। सबसे पहली बात तो है कि क्या करना चाहिए, उससे पहले ये समझ लेना होगा कि क्या नहीं करना हो चाहिए, बिल्कुल। ओके? अक्सर जब स्ट्रेस आता है ना, तो स्ट्रेस से इंसान भागता है। जैसे अगे अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर मुझे कोई एक परफॉर्मेंस देने जाना है और परफॉर्मेंस का स्ट्रेस है मुझ पे, ओके? तो उससे रिलैक्स होने का क्या उपाय है? जनरली कुछ लोग कहते हैं कि भाई मूवी देख लो या थोड़ा-सा घूम के आओ दोस्तों के साथ, राइट? बट ये कोई सही टेंडेंसी नहीं है स्ट्रेस को हैंडल करने की। हाँ, टेम्परेरी लेवल पर आपको वहाँ पर रिलीफ मिलेगा। जैसे आपका मोबाइल है, अगर वो बिगड़ जाता है, काफ़ी महँगा मोबाइल है, तो वो बिगड़ गया उसके लिए आप तनाव में आ जाते हो, कि यार महँगा मोबाइल बिगड़ गया, राइट? हाँ। तो क्या उसको तिजोरी में रख देने से वो अच्छा हो जाएगा?
1 नहीं। हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन रख दो आप, तो अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा। वो एक्शन लेना प्रॉब्लम पड़ेगा कहाँ सर। पर है? उसके जो रूट कॉज़ है वहाँ पर जाना पड़ेगा और वो स्ट्रेस उत्पन्न करने वाले जो परिबल है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ओके? तो पहले तो स्ट्रेस से भागने की जो टेंडेंसी है, जहाँ से भी तनाव उत्पन्न हो रहा है, वहाँ पर हमें अवेयरनेस, एक माइंडफुलनेस जो है, वो डेवलप करनी होगी। अगर हम वहाँ पर अवेयरनेस के साथ देखेंगे, तो तनाव क्यों है? उसका रीज़न क्या है? मेरे अंदर है या बाह्य कोई एटमॉस्फेयर के अंदर है? वो सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। और अगर अवेयरनेस के साथ आप अपने तनाव को देखते हो, तो रूट कॉज़ आपको पता चलेगा और रूट कॉज़ के ऊपर आप फिर काम कर सकते हो। सर ये जो आपने चीज़ बोली एक वर्ड अवेयरनेस, इसके बारे में सर बताइए कि अवेयरनेस एग्जैक्टली है क्या? मतलब आजकल काफ़ी हम सोशल मीडिया पे और हर जगह देख रहे हैं कि अवेयरनेस, अवेयरनेस के लिए मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअलिटी भी एक काफ़ी कीवर्ड आ रहा है इसमें कि स्पिरिचुअलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और सर हुँ, मतलब कितना ज़रूरी है अवेयरनेस? और ये हमारे लाइफ में मतलब डे टू डे लाइफ में कितना ज़रूरी है अवेयरनेस होना? और कैसे हमें समझ में आए कि हम अवेयर हैं या नहीं हैं? जैसे हमने इस रिकॉर्डिंग से पहले बात किया था आपसे, तो आप बता रहे थे कि मतलब हम कुछ काम कर देते हैं, गाड़ी चला के आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, लेकिन वो हुँ, समझ नहीं आता है कि हम आ गए हैं। फिर लगता है हुँ। कि अरे हम आ गए। तो ये भी एक तरह का वही है कि हम अवेयर नहीं है चीज़ों के लिए, हम बस कर रहे हैं लेकिन अवेयर नहीं है। तो सर ये कितना ज़रूरी है और कितना इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? पहली बात तो ये कि अवेयरनेस जो है वो काफ़ी पॉज़िटिव इम्पैक्ट डेवलप करती है हमारे भीतर, ओके? स्पिरिचुअलिटी की गहराई अगर पकड़नी है, तो ये अवेयरनेस की एक्सरसाइज़ हर एक व्यक्ति के लिए एक काफ़ी अच्छा टूल साबित हो सकता है। यूँ कहें कि अवेयरनेस जो है ना, वो स्पिरिचुअलिटी का हार्ट है, ओके? अब क्या है अवेयरनेस और क्यों हमें अवेयरनेस अप्लाई करनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि अगर अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, तो क्या हम मान रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति बेहोशी में जीवन जी रहा है? डेफ़िनिटली, क्योंकि जागने की बात तो उसी को कही जाती है ना जो सोया हुआ हो, राइट? ठीक उसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, तो डेफ़िनिटली अगर गहरे स्पिरिचुअल अध्ययन के माध्यम से समझा जाए, तो हर व्यक्ति बेहोशी में जीवन जी रहा है, राइट? जैसे कि हम ड्राइव करके घर पे जाते हैं और घर पे जाके अचानक हमें लगता है कि यार घर आ गया पता ही नहीं चला। अब ये आश्चर्य की बात है कि आपने ही ड्राइव किया, रेड सिग्नल आया वहाँ पर रुके, ग्रीन सिग्नल आया वहाँ पर आगे बढ़े। अगर रास्ते में कोई कुत्ता आया, तो आपने ब्रेक लगाई। ये सारी प्रक्रिया करके आप ड्राइव करके अपने घर पहुँचे हो और घर पहुँच के आपको आश्चर्य हो रहा है कि घर आ गया पता ही नहीं चला। हाउ इट इज़ पॉसिबल? तो एक क्वेश्चन यहाँ पर उठ सकता है कि क्या सही में आपने ड्राइविंग किया था? और वो ड्राइविंग क्या सही में अवेयरनेस के साथ किया था? और अवेयरनेस के साथ किया था, तो वो क्वेश्चन क्यों आया? अगर आप उस गौर से देखोगे उस प्रक्रिया को ड्राइविंग करने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको, तो आपको पता चलेगा कि आप वो प्रक्रिया एक मैकेनिकल वे से कर रहे थे। जैसे एक मशीन काम करता है, वो मशीन जो है वो प्रोग्राम्ड वे से काम करता है। जैसे आपने सुबह का अलार्म रख दिया 5 बजे उठने का, ओके? तो फिर अब उस अलार्म को बजना ही है क्योंकि वो प्रोग्राम्ड है उस काम के लिए, ओके? तो हम भी ड्राइविंग करने की प्रक्रिया के लिए प्रोग्राम्ड है। हमने ड्राइविंग लास्ट में कब किया था? जब हम ड्राइविंग सीख रहे थे तब अवेयरनेस के साथ ड्राइविंग किया था। और एक बार गहराई से सीख लेने के बाद हम उस प्रक्रिया को मैकेनिकली कर रहे हैं। एक जैसे मशीन काम करता है उस भांति कर रहे हैं, ओके? तो हम कह सकते हैं कि हम ड्राइविंग की प्रक्रिया जो कर रहे थे, वो एक बेहोशी में कर रहे थे, राइट? तो इस तरीके से हमने एज़ अ ह्यूमन बीइंग अपने आप को एक मशीन बना दिया है। जैसे आप चलते हो तो आप चलते हो या आपके पैर चलते हैं, ओके? कितनी रोटी खाई वो भी याद नहीं रहता है, ओके? तो हम जो भी कर रहे हैं, एक बेहोशी में कर रहे हैं। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, जीवन के ज़रूरी जो कामकाज है, जैसे स्विमिंग है, ड्राइविंग है, ये सारी चीज़ें बेहोशी में की, कोई दिक्कत नहीं। बट यही प्रॉब्लम हमारी बिहेवियरल पैटर्न बन के काफ़ी सारे नेगेटिव पैटर्न्स को हम अपने भीतर डेवलप कर लेते हैं। जैसे कि गुस्सा। अब अक्सर ऐसा होता है कि गुस्सा करने के बाद इंसान सोचता है कि यार गुस्सा नहीं करना चाहिए था, गलत कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है इंसान?
कि वो तो कोई अब उसने दूसरा ही था फिर। गुस्सा किया है। हाँ। हाँ, वो तो फिर ऐसा हो गया सर कि कोई किसी और ने किया। अगर उसे हम्म। रियलाइज़ हो रहा है कि वो उसने गुस्सा कर दिया है, तो इसका हम्म। मतलब कि उसका जो कॉन्शियस है, तो फिर उसके हिसाब से वो नहीं करता गुस्सा। हाँ, उसको यानी कि उसका मतलब ये हुआ कि उसको पता था बिल्कुल कि गुस्सा नहीं करना चाहिए था, ये गलत बात है। तो जब वो फ़ोर्स भीतर से डेवलप हुआ, तो क्या हुआ? उसकी बुद्धि, उसकी तर्क, उसकी समझ जो है वो टेम्परेरी सस्पेंड हो गई और वो गुस्सा नाम की एनर्जी जो है वो अपने ऊपर काम करके चली गई। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो बुद्धि और तर्क जागता है और बोल रहा है कि यार मुझे तो नहीं करना था ये, फिर भी हो गया। ओके। तो ये जो टेम्परली सो जाता है, जो माइंड जिसे हम कहते हैं अनअवेयरनेस। ओके, हम अवेयर नहीं जब गुस्सा आ रहा है तब। ओके। तो इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अवेयरनेस से आपको पता चलेगी कि मैं कहां पर क्या सही कर रहा हूं, कहां पर क्या गलत कर रहा हूं। अगर गलत चीजों को पकड़ा जाए तो जल्दी से हमारे सारे प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। ओके। तो बेहोशी हम गाली बोलते हैं, बेहोशी में जीवन के डिसीजन लेते हैं और उसी डिसीजन को फिर पूरी जिंदगी जो है वो ढोते हैं। तो सर क्या ये अवेयरनेस जो अनअवेयरनेस जो आपने बोला, तो ये चीज़ें स्पोर्ट्स के दौरान भी हो सकती है? क्योंकि उस टाइम तो हमारे माइंड बॉडी काफ़ी अलर्ट रहता है। तो क्या अगर डेली हम खेल रहे हैं, डेली एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि हम स्पोर्ट्स में भी उस टाइम पे भी हम अनअवेयर हो जाएं, और बस जैसे मैकेनिकली जैसे बॉडी चल रहा है वैसे हो रहा है? सर ये क्या पॉसिबल है स्पोर्ट्स में स्पेशली? हाँ, डेफिनेटली ऐसा होता है। पहले मैं इस स्पोर्ट्स के अंदर बात करने से पहले एक और बात बताऊं जो शायद स्पोर्ट्स के अंदर समझने में आसानी होगी आपको, हेल्प करेगी वो उदाहरण। एक बुद्ध और उनके शिष्य हो चुके आनंद, उनकी एक बात है जो बड़ी प्यारी सी बात है, छोटी सी बात है, बहुत सामान्य बात है। बट अगर गहराई से समझा जाए और उसको हमारे जीवन में एडॉप्ट किया जाए तो इम्पोर्टेंट बात साबित हो सकती है। जैसे कि एक बुद्ध और आनंद के बीच में एक कन्वर्सेशन चल रहा था और कहा जाता है कि आनंद जो है वो बुद्ध का बहुत ही प्रिय शिष्य था। क्यों प्रिय शिष्य था? क्योंकि उसका ऑब्जर्वेशन पावर काफी अच्छा था। बुद्ध की हर छोटी-छोटी बातों को वो ऑब्जर्व करके कुछ ना कुछ सीखने के लिए वो हमेशा उतावला रहता था। ओके। तो जब ये कन्वर्सेशन चल रहा था तब अचानक आनंद ने देखा कि बुद्ध के नाक के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई। अब स्वाभाविक बात है कि जो मक्खी बैठी थी तो बुद्ध ने इस तरीके से उसको उड़ा दिया। अब आनंद ने देखा कि मक्खी बैठी और बुद्ध ने उड़ा दिया, ठीक है, कोई सामान्य सी बात थी, कोई क्यूरियोसिटी नहीं हुई उनके भीतर। पर दूसरी ही क्षण में आनंद ने देखा कि बुद्ध फिर से दूसरी बार मक्खी उड़ा रहा है, जबकि दूसरी बार तो कोई मक्खी थी ही। तो आनंद ने बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ पूछा कि हे बंते, आनंद जो है वो बुद्ध को बंते कहते थे, तो कहते कि गुरुजी, भगवान, पहली बार तो आपने मक्खी उड़ाई, वो समझा जा सकता था कि मक्खी थी और आपने उड़ाई। ओके। पर दूसरी बार तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं बैठा था, फिर भी आपने कुछ उड़ाने का प्रयत्न किया। तो क्या इस बात में कोई रहस्य है या मेरी गलती है कि मैं दूसरी बार मक्खी नहीं देख पाया? सो प्लीज आप मुझे बताइए कि इसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है? तो भगवान बुद्ध ने जो आंसर दिया वो बहुत प्यारा सा आंसर है, बहुत अंडरस्टैंडिंग उसमें डेवलप हो सकती है, गहरी एक समझ विकसित हो सकती है अगर उस भगवान बुद्ध के कथन को समझा जाए तो। उन्होंने कहा कि जब पहली बार मक्खी उड़ाई तो मैंने नहीं उड़ाई थी और जब मुझे उस बड़ी सी गलती का एहसास हुआ तब मैंने दूसरी बार मक्खी नहीं थी फिर भी उड़ा दी, ताकि आने वाले समय में वो गलती दोहराई न जाए। कौन सी गलती सर? बेहोशी में मक्खी उड़ाने की पॉइंट को समझिए। अच्छा। पहले बुद्ध ने पहला पॉइंट क्या कहा कि जब पहली बार मक्खी थी और जो उड़ाई गई वो मैंने नहीं उड़ाई थी। अब उड़ाई थी तो फिजिकली बुद्ध नहीं, हम्म। पर बुद्ध क्या कह रहे हैं कि मैं वहां पर अवेयर नहीं था, मैं वहां पर जागृत नहीं था, वो प्रक्रिया जो थी वो मैकेनिकली हो रही थी। ओके। इसलिए बुद्ध मानते हैं जो मैकेनिकल प्रक्रिया हुई है वो मैंने नहीं की है। वो एक मैकेनिकल वे से एक मशीन की तरह काम करने की जो प्रक्रिया वैसे हो गई वो। ओके।
और बुद्ध दूसरा स्टेटमेंट ये देते हैं कि जब मुझे उस बड़ी सी गलती का एहसास हुआ, अब बुद्ध इसको गलती कहते हैं। हमारे जीवन में हालांकि ऐसी बेहोशी की प्रक्रिया तो हर रोज होती है, बट हमें गलती नहीं लग रही। पर बुद्ध जैसे ज्ञानी व्यक्ति को अगर गलती लग रही है, तो डेफिनेटली उस बात में कोई दम है। ओके, तो बुद्ध कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बेहोशी में काम करने की आदत डाल दी ना, तो बेहोशी में काम करने की आदत गहरी हो जाएगी। ओके। ओके, और उसी बेहोशी के क्षण में ऐसा कोई नेगेटिव विचार या नेगेटिव भावना आ गई जो आपके भीतर गहरी उतर सकती है और आपके जीवन में काफी गहरी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। अच्छा। जैसे आपके कंप्यूटर में वायरस होता है। ओके, तो आप क्या करते हो? एंटीवायरस डालते हो और वायरस को क्लीन करने की प्रक्रिया करते हो, राइट? अच्छा, ये जो एंटीवायरस जो है वो आप 24 घंटे ऑन रखते हो, या जब आपका कंप्यूटर ऑन कर रखते हो, या कभी ऐसा क्षण आता है तभी आप एंटीवायरस ऑन करते हो? क्या करते हो आप जनरली? अ, सर इसमें तो कुछ-कुछ ऐसा होता है कि एक तो बैकग्राउंड में चलते ही रहता है चलता ही एंटीवायरस। रहता है ना? हाँ, चलते ही रहता है कि अगर कभी भी अगर मालसियस कुछ आता है तो उसे वो डिटेक्ट कर हुँ, लेता है। और एक और होता हुँ, है कि हम स्पेशली जब कभी पेन ड्राइव लगाते हैं या कुछ ऐसा कुछ लगाते हैं जिसमें हमें रिस्क लगता है तो हम स्कैन भी कर लेते हैं। हुँ। बट वो एंटीवायरस बैकग्राउंड में कंटीन्यूअसली ऑन रहता है, राइट? हाँ सर। क्यों ऐसा? 24 घंटे तो कोई वायरस आपके कंप्यूटर पे हमला नहीं कर रहा है। बट आपको वो क्षण नहीं पता है कि कौन-सी क्षण में वायरस आपके ऊपर हमला करेगा, करेगा, हाँ। ओके? दूसरी बात कि आपको ये पता है कि आपके कंप्यूटर में खज़ाना है, हुँ, बहुत कीमती डेटा पड़ा हुआ है। अगर वो कीमती डेटा वायरस के हवाले हो गया, तो वो आपका नष्ट हो जाएगा और आपको लॉस होगा। तो इसलिए आप क्या करते हो? उस कीमती डेटा को बचाने के लिए 24 घंटे आपका एंटीवायरस ऑन रखते हो। ऑटोमैटिकली वो सिस्टम में होता ही है, हुँ, ओके? भले ही साल में एक आध बार ऐसा क्षण आता होगा कि कोई वायरस आपके कंप्यूटर में आने का प्रयास कर रहा होगा, बट वही। उस एक क्षण के लिए आप 24 घंटे उस एंटीवायरस को ऑन रखते हो, राइट? ठीक उसी तरीके से बुद्ध जैसे महाज्ञानी को पता होता है कि उसने अंदर कौन सा खजाना भर के रखा हुआ है, ओके? और उस खजाने का प्रोटेक्शन जरूरी है। और उनको ये भी पता है कि सिर्फ एक विचार या एक भावना भी अगर नेगेटिव उठ गई और भीतर चली गई ना, तो मेरे खजाने को तहस नहस कर देगी, ओके? तो वो जो एंटीवायरस सिस्टम है ना, वो अवेयरनेस है। एक छोटा सा नेगेटिव विचार, एक छोटा सा नेगेटिव इमोशन भी हमारी हेल्थ पर इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। हमारे जो काम करना है हमें, जो काम को एग्जीक्यूट करना है, जो हमें खेल खेलना है, जो हमें टेस्ट मैच या फाइनल मैच खेलनी है ऑन ग्राउंड, लाइव, ओके? अगर उस क्षण में एक नेगेटिव विचार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गए ना, तो वो आपके परफॉर्मेंस को डाउन कर सकता है, ओके? तो हमारे भीतर उभरते हुए हर विचार को, हर भावना को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो ये अवेयरनेस जो है वो एंटीवायरस के रूप में काम कर सकता है। और इसलिए बुद्ध कहते हैं कि ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। अगर आज मैंने उस गलती को रेक्टिफाई नहीं किया, चेंज नहीं किया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बार-बार मैं वो गलती करता रहूँगा। ओके? तो बुद्ध क्या करते हैं कि वो गलती थी मेरी और इसलिए दोबारा मक्खी नहीं थी, फिर भी मैंने उसको उड़ा दिया। ओके? ताकि अवेयरनेस के साथ उड़ाते हुए उन्होंने अपने आप को ऑटो प्रोग्राम किया, ऑटो सजेशन दिया कि इस तरीके से मक्खी को अवेयरनेस के साथ उड़ाना है, ताकि दोबारा अनअवेयरनेस के साथ मक्खी ना उड़ाई जाए। अब यही बात को अगर क्रिकेट के मैदान में देखते हो, तो काफ़ी सारे जो अच्छे लेवल के जो कोच होते हैं, उनको हम लोग ट्रेनिंग में सिखाते हैं, या जो भी कोच उनके होते होंगे, वो ट्रेनिंग में सिखाते हैं उनको ये अवेयरनेस की बात। आपने देखा होगा कि कुछ अच्छे लेवल के क्रिकेटर जो होते हैं, मैदान पे खेल खेल रहे हैं, उनका बैटिंग चल रहा है, ओके? सामने से बॉल आया और उनको लग रहा है कि यहाँ पर 6 लगेगा। अब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की गलती के कारण वो स्टंप आउट हो गया क्रिकेटर, बैट्समैन जो है वो स्टंप आउट हो गया, ओके? अब उसको नेक्स्ट बॉल खेलने को नहीं मिलने वाला है, वो उसको पता है। फिर भी वो क्या करता है?
इस बॉल को ऐसे मारना था, ऐसे मारना था, ऐसे मारना था, उसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस करके जाते हैं। अच्छा, आउट होने के बाद सर फिर वो उसी टाइम रिपीट हाँ, करता है। हम लोग बोलते हैं हाँ, कि एक एक अब आउट हो लेवल गया, अब पर क्यों कर पहुँचा रहा है? हुआ हाँ, एक लेवल पर पहुँचा हुआ क्रिकेटर जो है, जो प्रॉपर्ली वेल ट्रेन्ड है, ओके, वो ये प्रैक्टिस करता है। क्यों? क्योंकि अगर आउट हो गया है वो और वो डेटा में यानी कि निराश हो गया वो, बॉल तो स्टंप पर चला गया, आउट हो गया, अब नेगेटिव इमोशन अराउज़ हो गए और बैट फेंक कर निराश होके वो मैदान छोड़कर चला जाता है, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो डेटा रजिस्टर्ड होता है ना, वो फेल्योर का होता है, ओके? और नेक्स्ट टाइम बॉल आएगा तो वो सेम गलती करेगा, ओके? तो एक नेगेटिव डेटा जो इनपुट हो रहा है, उसको रोक कर अच्छा क्रिकेटर क्या करता है? वहीं पे सर दो उस तीन बार रिपीट उसी करता डेटा है। को अवेयरनेस होगी, तो रोक पाएगा ना। बेहोश आदमी तो निराश होके चला जाएगा मैदान छोड़कर, पर अवेयरनेस से वो तुरंत उसको पता चलेगा कि ये वायरस है, मेरे कीमती खजाने में प्रवेश कर रहा है, ओके? तो वहाँ पर रोक देगा अवेयरनेस से और उसके अगेंस्ट में 3 बार पॉजिटिव स्ट्रोक यानी कि पॉजिटिव बैट घुमा के इस बॉल को ऐसे मारना था, ऐसे मारना था, ऐसे मारना था। ऐसा स्टोर अपने कर आप को लेगा। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करके वो मैदान छोड़कर जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ऐसा बॉल आए ना, तो सेम उसने जो प्रोग्रामिंग किया हो ना, उसी तरीके से पॉजिटिव हिट कर पाए और सिक्स लगा पाए, ओके। ओके? तो ये गहरी साइकोलॉजी है और ये स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई साइकोलॉजी है। जो बुद्ध कर रहे हैं, वही क्रिकेटर कर रहे हैं। अच्छे वाले, जो समझदार है, जो अवेयरनेस की एक्सरसाइज को कर चुके हैं, वो लोग ये करते ही डेफिनेटली। तो सर मतलब एक तरह से कि वो गलती हो गई, अगर उस टाइम पे अनअवेयर थे तो वो गलत डेटा उनके सबकॉन्शियस में नहीं फीड हो, इसीलिए वो उस टाइम पे वो जी, रेक्टिफाई कर देते हैं। आउट होने के बाद हाँ, सेम शॉट खेलते हैं ताकि वो अवेयर स्थिति में वो सही चीज उनके डेट मतलब फीड हो, कि ताकि नेक्स्ट जी, टाइम जी, अगर ऐसा हो तो फिर वो सही वाला शॉट खेले। डेफिनेटली, डेफिनेटली। ये मतलब इसके पीछे साइंस है कि और वो इन शॉर्ट क्यों रिपीट करते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी जो है, वो क्रिकेट के साथ भी जुड़ी हुई है। ओके सर, इसको आप एक्सप्लेन करिए। उसके पहले मैं बस एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा, बस एक एक क्वेश्चन। ये स्पिरिचुअलिटी जो है सर, तो ये सर स्पिरिचुअलिटी क्या है? मतलब अगर इसको आसान भाषा में बताया जाए, मतलब कई लोग इसको जो पूजा पाठ करते हैं हम, तो वो भी स्पिरिचुअलिटी है, या फिर ये अवेयरनेस, ये जो स्पिरिचुअलिटी ये कुछ अलग है? मतलब एक थोड़ा सा क्लियर हमें, हमारे व्यूअर्स को अब पता चल जाए कि स्पिरिचुअलिटी मतलब क्या। देखिए, स्पिरिचुअलिटी का एक सीधा-साधा एक अगर शब्द को डिकोड किया जाए, तो अध्यात्म कहते हैं उसको स्पिरिचुअलिटी को। हिंदी या जो गुजराती लैंग्वेज हमारी है, उसमें हम कहते हैं अध्यात्म। आत्मा का अध्ययन, दैट इज़ कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, राइट। दूसरी बात कि धर्म जो है, उसका मूल जो हेतु है, वो आध्यात्मिकता तक पहुँचना वही है, ओके? बट ये दुःख की बात है कि आजकल के जो धर्म हैं, वो अपना मूलभूत हेतु गँवा चुके हैं, ओके? और कुछ गलत राहों पर चले गए हैं, ओके? उस विषय में डिस्कस नहीं करेंगे हम, बट हम ये कहेंगे कि धार्मिकता जो है, उससे गहरी चीज़ है आध्यात्मिकता। धार्मिक व्यक्ति है ना, वो खास करके पूजा-पाठ और वो सारी चीज़ें करता है और डेफ़िनेटली ये सारी चीज़ें अच्छी है, ओके? बट आध्यात्मिक व्यक्ति जो भी करता है, वो सोच समझ कर करता है, गहरे ज्ञान विज्ञान को जानकर करता है, ओके? धार्मिक व्यक्ति का जो एक मूल झुकाव जो होता है ना, वो क्या होता है कि मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूँ और मैं धर्म को विकसित कर रहा हूँ और मुझे धर्म को विकसित करना है, मुझे धर्म की रक्षा करनी है। ये एक बिलीफ सिस्टम जो होती है, वो धार्मिक व्यक्ति में होती है। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति को पता होता है कि धर्म जो है वो अपने आप में विकसित है और धर्म के माध्यम से मुझे अपने आप को सुरक्षित करना है, अपने आप को विकसित करना है। धर्म तो ऑलरेडी विकसित है। जो इंसान ये कहता है कि मैं धर्म की सुरक्षा करूँगा और मैं धर्म को विकसित करूँगा, वो कहीं न कहीं एक सूक्ष्म ईगो से घिरा हुआ है। ओके? नार्सिज्म सर, नार्सिज्म उसको बोल सकते हैं। नहीं, नार्सिसिज़्म नहीं कहेंगे, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा। अपने आप बट को इसको बहुत हम बड़ा कहेंगे कि समझना। हाँ, ऐसा कह सकते हैं, बट वो थोड़ा-सा अलग विषय पड़ता है। उस ओके। विषय को अभी हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ठीक। टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा ठीक है, अदरवाइज़। ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है
कि धार्मिक व्यक्ति जो है, वो धर्म के विकास के लिए पूरी ज़िंदगी गँवा देता है और आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो स्वयं के विकास के लिए पूरे जीवन को जीता है। ओके? और धर्म के सहारे वो अपना विकास करता है। धर्म अपने आप में विकसित है, वो उसको पता है। ओके? धार्मिक व्यक्ति जो है ना, वो कहेगा तो सब कुछ कि मेरे लिए सारे धर्म जो है, वो एक समान है। बट प्रैक्टिकली वो उस चीज़ को फ़ॉलो नहीं करता होगा। उसके भीतर तो कहीं न कहीं ऐसा होगा कि सारे धर्म एक समान है, लेकिन मेरा जो धर्म है वो नंबर 1 पे है, बाकी के जो है वो 2nd, 3rd और 4th में आते हैं। और आध्यात्मिक व्यक्ति को पता होता है कि जहाँ पर तुलना होती है, वहाँ पर धर्म होता ही नहीं। ओके? धर्म कोई कॉम्पिटिशन की बात नहीं है कि तुम्हारा पहले नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे ये है, नंबर 3 पे ये। ऐसी कोई बात ही नहीं होती है। ओके? जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति है ना, उसका एक ही प्रश्न है कि मैं अपने आप को कैसे जानूँ? मैं अपने आप को एनलाइटन लेवल पर कैसे लेके जाऊँ? मैं अपने आप को मेरी कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट कैसे करूँ? और उसके लिए वो जहाँ पर भी जाएगा और उसके लिए जो भी कंटेंट उसको मिलेगा, उसको अडॉप्ट कर लेगा, किसी भी धर्म में जाएगा। और वहाँ से कुछ जो भी कंटेंट मिलते हैं, जो उसके काम के हैं वो ले लेगा, नहीं काम के वो छोड़ देगा। और वो सिर्फ़ अपने विकास की यात्रा पर आगे बढ़ता है। ओके। तो धर्म जो है वो अल्टीमेटली अगर इंडियन कल्चर के हिसाब से देखा जाए, धारिति इति धर्म, जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। ओके। धर्म जो है वो एक नियमों का बंडल है। अगर उस नियमों को हम धारण करते हैं अपने जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में, ओके, तो हम उससे अपने आप को अपलिफ्ट कर सकते हैं। ओके। धर्म जो है वो अल्टीमेटली मुक्ति तक ले जाता है, मोक्ष की ओर लेके जाता है। धर्म का मूल पर्पस क्या है? मुक्ति की ओर लेके जाना, मोक्ष की यात्रा की मोक्ष ओर मोक्ष लेके की जाना, प्राप्ति। राइट? बट आजकल के धर्म और धर्म गुरु मोक्ष की बजाय लोगों को बांधने की बात कर रहे हैं। एक बिल्कुल। धर्म है, धर्म संप्रदाय का व्यक्ति कहीं और नहीं जाना चाहिए। हुँ। ऐसा धर्म को डर लगा रहता है। जो धर्म और अध्यात्म मूलभूत रूप से निर्भीक अवस्था की बात करते हैं, एक्चुअली वो रियलिटी आजकल के धर्मों में देखने को नहीं मिलती है। ओके? जो धर्म खुद भयभीत है कि उसका अनुयायी जो है वो कहीं और चला जाएगा। तो ऐसे भयभीत जो धर्म है, क्या उसको हम धर्म कह सकते हैं? तो फिर वो दूसरों को निर्भीक अवस्था के बारे में कैसे सिखा पाएगा? जो धर्म गुरु दूसरों को बांधने की बात करता है, जबकि धर्म और अध्यात्म की बात तो मूल मोक्ष की बात है, मुक्ति की बात है। दुःख और दुःख के कारणों से मुक्त कैसे होना है, वो सिखाता है। जन्म और मृत्यु के आवागमन से मुक्त कैसे होना है, वो सिखाता है। ओके? पर धर्म और धर्मगुरु ये चीज़ की बात नहीं करते। वो किस तरीके से उन लोगों के साथ जुड़ना है और बंधे रहना, उसकी बात करते हैं वो लोग। ओके? धार्मिक व्यक्ति है ना, वो अपने धर्म की बॉर्डर लाइन से परे का जो सत्य है, उसको जानने की कभी चेष्टा नहीं करेगा। ओके? वो एक बाउंड्री में बंधा हुआ है। अगर उस बाउंड्री के बाहर कोई अल्टीमेट ट्रूथ छुपा हुआ है, जीवन का कोई रहस्य छुपा हुआ है, तो उसको जानने की हिम्मत धार्मिक व्यक्ति नहीं कर पाएगा। जबकि आध्यात्मिक व्यक्ति में वो हिम्मत होती है कि वो कहीं पर भी जाकर वो अपने अपलिफ्टमेंट के लिए आगे बढ़ेगा। वो कोई बाउंड्री में बंधा हुआ नहीं होता। वो सभी बाउंड्री से परे होता है। ओके? तो ये आज के धर्म और अध्यात्म के बीच में एक हेयरलाइन डिफरेंस है, उसका हमने डिस्कशन किया। हालाँकि धर्म का मूलभूत हेतु आध्यात्म तक पहुँचना ही था, जो आज के धर्म में नहीं है। काफ़ी मतलब आपने ऐसा डीप इतना जाके बताया और इतने जो डिफरेंस मतलब बहुत ही हेयरलाइन डिफरेंस था सर ये चीज़, और काफ़ी जी, क्लियर हो गई ये चीज़ें अब। मुझे तो हो ही जी, गई तो फिर ज़रूर हमारे व्यूअर्स को भी हो ही जाएगी। थैंक यू सो मच सर। जी। बिल्कुल। सर एक ये चीज़ें हैं तो सर जो ट्रिगर पॉइंट होता है, हम एक ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं। काफ़ी चीज़ें साइकोलॉजी में ट्रिगर पॉइंट बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने देखा है क्रिकेटर्स में या मतलब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन में मतलब कुछ चीज़ें या फिर नॉर्मल करियर में भी कई लोगों को ना एक तरह से होता है ना कि एक सुपरस्टिशन और एक मतलब प्री रिचुअल जिसको बोलते हैं
कि हुँ। एक मतलब कुछ चीज़ ऐसा हो जाता है कि ये करने से मेरा दिन अच्छा जाएगा, ये करूँगा तो मेरा आज ये कलर परफ़ॉर्मेंस का अच्छा हो। शर्ट पहना तो ये अच्छा हो जाएगा। हाँ सर, है ना? ये कलर का शर्ट पहना तो ये अच्छा हो जाएगा, कॉलर ऊपर किया तो अच्छा मैं खेलूँगा, एक टॉवल मैंने हुँ। रख लिया है तो फिर मेरा अच्छा परफ़ॉर्मेंस होगा, मतलब एक ट्रिगर पॉइंट किसी चीज़ से एक जुड़ जाता है। तो सर इसके बारे में बताइए कि ये कितना हद तक सही है, और या फिर ये इससे क्या कुछ एनर्जी में डिफरेंस आता है, सही में इससे कुछ चेंजेस होता है, या फिर एक मतलब ये सुपरस्टिशन है, और ये इसके मतलब इसके भरोसे रहना कितना सही है कितना गलत है? आपका मूलभूत सवाल ये है कि क्या हमारी बिलीफ सिस्टम के बेस पर अगर वो कोई काम करते हैं, जैसे कि रेड कलर का शर्ट पहना तो गलत है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना तो मैं सफल हो जाऊँगा, ये एक हाँ बिलीफ सिस्टम है। हाँ। भले ही उसका अल्टीमेट ट्रुथ के साथ कोई रिजल्ट यानी कि कनेक्शन हो या ना हो, बट सवाल ये है कि क्या इससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है? देखिए हाल ही में मैं जनरली मेरे प्रोफ़ेशनल कोर्स के स्टूडेंट्स को ये एविडेंस दिखाता भी हूँ, हालाँकि यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है दिखाना। सवाल ये है कि क्या कैंसर जैसे जो हम कहते हैं क्रॉनिक डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, राइट? तो क्या कैंसर के अंदर ऐसी मान्यताओं को विकसित करने में फ़ायदा होता है? हम्म, तो एक रिसर्च हुआ है और उस रिसर्च में करीबन 58% ट्यूमर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, सिर्फ पेशेंट के अंदर ये बिलीफ सिस्टम डाला गया कि तुम्हारा कैंसर जो है वो खत्म हो रहा है और पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशन जो है वो अराउज किए गए। 58%? 58% कैंसर जो है वो रिड्यूस हो चुका है, बिलीफ सिस्टम से जो सर? ऑटो इम्यून डिसीज है एक, हाँ। राइट? तो जो हम मानते हैं उसके हिसाब से हमारे शरीर के भीतर, हमारे विचारों और भावनाओं के भीतर, हमारे परफॉर्मेंस के भीतर बदलाव आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। बट आपने जो एक दूसरी बात बताई ट्रिगर पॉइंट, वो काम कैसे करता है? पहले उसको थोड़ा-सा साइंटिफिक वे से समझ लेते हैं। पेवलोव करके एक साइकोलॉजिस्ट हो चुका, जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर कुछ काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, ओके? अब उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक डॉग था, काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है उनका, ये जो डॉग एक्सपेरिमेंट जो है। साइकोलॉजी की दुनिया के लोग हैं, वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको जानते हैं, ओके? तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नॉर्मल चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जब भी वो फूड लेके डॉग के पास जाते थे, तो देख पाते थे कि डॉग के अंदर सलाइवा यानी कि एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। तो फूड क्या होगा, एक ट्रिगर होगा। अब जब भी वो डॉग ट्रिगर को देखता है, तो उसके अंदर से एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है। दैट इज़ कॉल्ड सलाइवा, ओके? जो फूड को देखकर ही जनरली जनरेट हो सकता है, राइट? तो पेवलोव ने ये सोचा कि क्या ये संभव है कि बिना फूड के भी सेम रिस्पॉन्स को जनरेट किया जाए? अब तार्किक मन ये सोचता है कि भाई फूड को देखकर सलाइवा जनरेट हो सकता है, रिस्पॉन्स जनरेट हो सकता है, वो समझा जा सकता है। लेकिन बट बिना। एक्स वाई जेड किसी और चीज के माध्यम से सेम रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है, ओके? तो लॉजिकल माइंड बोलेगा नहीं, बट पेवलो ने ये प्रूव करके दिखाया कि इट इज पॉसिबल। उन्होंने क्या किया कि जब भी वो फूड देते थे, उसके ठीक 10 मिनट पहले एक बजर प्ले करते थे, एक साउंड प्ले करते थे, एक पर्टिकुलर साउंड, ओके? और उसके ठीक 10 मिनट के बाद वो फूड उनको प्रोवाइड किया जाता था, डॉग को। और ऐसा कुछ समय तक चलता रहा सिलसिला। कुछ समय के बाद जो है, वो डॉग जो है उसको पता चल गया कि बजर प्ले होता है, उसका मतलब कि फूड आया। यानी कि बजर इज़ इक्वल टू फूड। एक ऐसी डेफिनेशन उसके माइंड में डेवलप हो गई, ओके? और जब भी उसके बाद बजर प्ले होता था, तो सेम रिस्पॉन्स जनरेट होता था सलाइवा का, जो फूड देखकर डेवलप होता था, ओके? और जब इन्होंने पेवलोव ने ये बात अपने दोस्तों को बताई, तो सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल? इसको कहते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में क्लासिकल कंडीशनिंग, ओके? तो अब बजर जो है, उसका कोई कनेक्शन वैसे फूड के साथ नहीं है। बट उन्होंने मान डॉग ने मान लिया तो सेम रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सकता है उससे, राइट? ठीक उसी तरीके से अगर किसी
मूर्ति के अंदर विश्वास है भगवान की, ईश्वर की, अल्लाह की, जो भी एक अपने हर एक व्यक्ति का अपना फेथ रहता है उसके हिसाब से, ओके? किसी स्टोन के ऊपर विश्वास है, तो आप मानते हो कि यस इससे बेनिफिट होगा और उससे अगर आपके भीतर पर्टिकुलर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स जनरेट होता है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर कॉलर ऊपर करने से या पर्टिकुलर शर्ट पहनने से मेरे अंदर कोई पॉजिटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है, तो ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हालाँकि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं है, बट साइकोलॉजिकली और इमोशनली उसका रिस्पॉन्स मिलता है, ओके? सर अगर साइंटिफिकली हम ये कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स मिलता है डेफिनिटली, ओके? अगर जैसे सर एक एनर्जी व्हाइट होती है कलर ना, का एनर्जी वगैरह अगर हम अगर किसी तरह से मॉनिटर कर सके, मुझे पता नहीं कैसे कर सके, बट ये पता है कि एनर्जी हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो क्या हम जैसे कि रेड कलर अगर शर्ट पहनने पे अगर किसी को लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा या फिर जो भी चीज़ें मैं अच्छा करूंगा, तो फिर क्या रेड कलर का शर्ट पहनाने के बाद उसको अगर मॉनिटर किया जाए और वो कोई भी अलग कलर का सपोज वाइट कलर का शर्ट पहना के मॉनिटर किया जाए, तो उसके अंदर में वो एनर्जी लेवल में कुछ डिफरेंस सही में होगा क्या सर? हाँ, ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, बट पहले ये बात समझ लीजिए कि साइंटिफिकली प्रूवन बात किसे हम कहेंगे और साइंटिफिकली प्रूवन बात नहीं उसको हम कैसे कहेंगे? जैसे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलता है तो पानी बनता है, H2O का फ़ॉर्मूला। अच्छा, ये जो फ़ॉर्मूला है, वो अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अप्लाई करेगा तो भी होगा, कोई हिंदू अप्लाई करेगा तो भी सेम रिज़ल्ट आएगा और कोई जैन व्यक्ति अप्लाई करेगा तो भी सेम रिज़ल्ट आएगा, राइट? राइट। ओके? तो इसको हम कहते हैं साइंस। चाहे कोई व्यक्ति अनजाने में, कोई अबूझ और अज्ञानी व्यक्ति वो अनजाने में इस फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो कर देगा, तो भी सेम रिज़ल्ट आएगा, ओके? या कोई जानबूझकर स्ट्रैटेजी के साथ फ़ॉलो करेगा, तो भी सेम रिज़ल्ट आएगा, ओके? तो उस तरीके से अगर हम बात करें कि चलो मैंने व्हाइट शर्ट पहना हुआ है और मेरा परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता है, तो क्या हर कोई व्यक्ति व्हाइट शर्ट पहनता है तो उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा हो जाता है? तो ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये वैज्ञानिक रूप से साबित हुई बात नहीं है, बट ये व्यक्तिगत फैक्ट है, इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल फैक्ट है ये, ओके? उस व्यक्ति की बिलीफ सिस्टम ऐसी है, इसलिए उस व्यक्ति को रिज़ल्ट मिल सकता है। हम्म। पर ज़रूरी नहीं कि एक क्रिकेटर ने कॉलर ऊपर किया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हुई और उसके परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया। ठीक है, अच्छी बात है। बट उसका मतलब ये नहीं कि बाकी के सारे क्रिकेटर उन्हीं को कॉपी और पेस्ट करके वो भी वही लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करें। ओके? हो सकता है उनको रिज़ल्ट ना मिले। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल माइंडसेट है और हर एक व्यक्ति का अपना एक अलग-अलग माइंडसेट होता है। किसी को किसी और के माइंडसेट को कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। ओके। अब यहाँ पर दूसरी एक बात है जो उसके अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि ट्रिगर और रिस्पॉन्स की बात हमने की। अब ये ट्रिगर और रिस्पॉन्स जो होता है ना, वो जनरली बेहोशी में चलता रहता है हमारे भीतर। हमें पता भी नहीं होता है कि इस तरीके से काफ़ी सारे नेचुरल ट्रिगर और रिस्पॉन्स हमारे अंदर ऑलरेडी सेट हो चुके हैं। ओके। बट अगर सामने वाला खिलाड़ी या सामने वाली जो टीम है, उनके अंदर कोई हिप्नोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या एनएलपी एक्सपर्ट बैठा हुआ है उनकी टीम में और अगर वो आपकी टीम को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करके आपके कुछ नेगेटिव ट्रिगर ढूँढ लेता है, तो उसका नेगेटिव आपको डाउन करने में भी उपयोग हो सकता है। जैसे कॉलर ऊपर करने से आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ, तो ये कॉलर एक ट्रिगर हुआ, कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्पॉन्स हुआ, ओके? बट ऐसे कुछ हिडन ट्रिगर आपके अंदर ऑलरेडी सेट हुए हैं कि जहाँ पर अगर सामने वाला व्यक्ति समझ गया कि एक्स नाम का ये ट्रिगर यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर गुस्सा या नेगेटिव ऊर्जा अराउज़ हो सकती है रिस्पॉन्स के रूप में, ओके? तो हो सकता है कि आपके उस ट्रिगर को कोई अनजाने में यूज़ करके आपको डाउन कर रहा है, ओके? तो बेटर यही है कि अपनी ऊर्जा को अवेयरनेस के साथ यूज़ किया जाए, ना कि ट्रिगर बेस उसको यूज़ किया जाए,
ओके। हर एक साइंस के हर एक सिस्टम के पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स होते हैं। तो ये ट्रिगर जो है वो एनएलपी का सब्जेक्ट है और उसके दोनों साइड में हम यूज़ कर सकते हैं। सर एक चीज़ है कि स्पोर्ट्स में और काफ़ी जगहों पे और भी जो कि स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की, या हुँ, फिर कोई जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं, तो वो एक एक विजुअलाइजेशन टेक्निक के बारे में सर मैंने सुना है काफ़ी बातें करते हैं कि वो एक हुँ, विजुअलाइज करते हैं कि एक दिन मैं मेरी $1 बिलियन की कंपनी होगी। ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि मतलब एक बार मतलब विजुअलाइज कर लिया है कि वर्ल्ड कप उठा रहे हैं, विजुलाइज कर लिया है कि ओलंपिक पे मैं मतलब गोल्ड मेडल मैंने पहना हुआ है। तो ये हुँ, सर जो हुँ। एक विजुअलाइजेशन जो टेक्निक होती है, तो सर ये कैसे काम करती है और स्पोर्ट्स में कितना इंपॉर्टेंस होता है विजुअलाइजेशन टेक्निक का, और कैसे मतलब इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से अगर हेल्प होता है तो मतलब डे टू डे लाइफ में भी हम जो रेगुलर जॉब करते हैं तो वो लोग भी उस टेक्निक को यूज़ करके कैसे अपने लाइफ में हायर गोल्स अचीव कर सकते हैं सर। हुँ। विजुअलाइज़ेशन जिसको हम कहते हैं इमेजिनेशन पावर, विजुअलाइज़ेशन भी कुछ लोग कहते हैं, हम्म, राइट। तो मैं कहूँगा कि बहुत-बहुत और बहुत इम्पोर्टेंट है ये विजुअलाइज़ेशन टेक्निक या इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति जिसे हम कहते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, तो हर एक मन की अपनी-अपनी एक भाषा होती है। जैसे हमारे शरीर है, शरीर की एक लैंग्वेज है, केमिकल लैंग्वेज। आपने दवाई की दुकान पर लिखा हुआ देखा होगा कि ड्रग्स एंड केमिस्ट, ओके। तो हमारा शरीर जो है वो केमिकल की लैंग्वेज को समझता है और मेडिकल साइंस डायग्नोज करता है कि पर्टिकुलर केमिकल बढ़ गया है या घट गया है, तो उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब करके देता है और आप वो दवाई गोली ले लेते हो, तो आपका शरीर जो है केमिकल को बैलेंस कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर जो है वो केमिकल की भाषा को समझता है। वैसे ही हमारे माइंड की भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है। जैसे पेट्रोल की गाड़ी सिर्फ पेट्रोल की भाषा को समझती है, वैसे हमारी माइंड की भी कुछ लैंग्वेज है। उसमें अगर हम मूलभूत रूप से देखें तो 2 प्रकार के मन हैं। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, जैसे अभी हम बात कर रहे हो कॉन्शियसली कर रहे हैं, तो बुद्धि से, तर्क से, लॉजिक और अपने अनुभव को अप्लाई करके जो हम बात करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। तो ये तर्क की भाषा को समझने वाला जो मन है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, ओके? बट सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो तर्क की भाषा को नहीं जानता है, वो सिर्फ कल्पना की भाषा को जानता है, विजुअलाइज़ेशन की भाषा को जानता है, ओके? कल्पना यानी कि क्या? जो नहीं है फिर भी आप अपने मन के भीतर उसकी एक छवि बना रहे हो, सर ये इमेजिनेशन इसमें कर रहे हो। इस टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगा। तो सर आप हुँ। एक बार थोड़ा सा एक बता सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। जी, जी, जी। देखिए, कोई भी चीज़ जो है, उसको जब गहराई से देखते हैं, तो उसके मल्टीपल डायमेंशंस हमारी नज़र में आते हैं, ओके? जैसे अणु तब तक अणु है, जब तक अणु की गहराई को आप नहीं छुए हो। पर जब कोई वैज्ञानिक अणु की गहराई को समझने का प्रयास करता है, तो उसके सूक्ष्म जो डायमेंशंस होते हैं, उस पे वो पहुँच जाता है। जब अणु टूटता है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये परमाणु जो है, उसका ज्ञान वैज्ञानिक को प्राप्त होता है, ओके? तो ठीक उस तरीके से एक आम आदमी की भाषा में कहें तो मन है। बट जो मन को गहराई से समझना चाहता है, तो मन से गहरे कुछ डायमेंशंस में हम उतरेंगे, तो मन के कुछ अलग-अलग लेयर्स हमारी समझ में आएँगे। तो वो जो लेयर्स है, मन को तोड़कर मन की गहराई में जब उतरा जाएगा, तो हमारे भीतर जो है, वो एक कॉन्शियस माइंड है। एक है सबकॉन्शियस माइंड, एक है अनकॉन्शियस माइंड। हालाँकि ये सारी चीज़ें अलग-अलग है, बट एक आम आदमी के लिए तो ये सारी चीज़ें एक ही है, ओके? बट अगर गहरे दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कुछ लक्षणों के हिसाब से देखा जाए, तो ये सारे मन जो है वो अलग-अलग है, अलग-अलग लेवल पर काम करते हैं और उन मन का हम जानबूझकर उपयोग कर सकते हैं, ओके? जैसे कि हमारे जीवन में बचपन से लेके आज तक जो भी अनुभव हुए, उसके आधार पर हमने अपने जीवन में कुछ तर्क बनाए, लॉजिक बनाया, ओके? जिसके आधार पर आज हम जीते हैं। जैसे हमें शादी करनी है, तो किसके साथ करनी चाहिए?
माता-पिता कह रहे हैं वहाँ पर करनी चाहिए या खुद को जो लड़की पसंद है उसके साथ करनी चाहिए? उसका फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, पूरा लॉजिकली हम सोचते हैं, ओके? और पूरा गहराई से सोच समझ कर डिसाइड करते हैं कि भई इससे शादी करनी है। बिज़नेस करना है, जॉब करनी है, कौन-सा बिज़नेस करना है, कौन-सी जॉब करनी है। वो सारा डिसीज़न हमें लग रहा है कि हम बुद्धि, तर्क और समझ को गहराई से अप्लाई करने के आधार पर लेते हैं, ओके? बट ये रियलिटी नहीं है। फ्रॉइड नाम का एक साइकोलॉजिस्ट हो चुका। अब उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की, कि आपको लग रहा है ना कि ये सारे डिसीज़न जो आप कॉन्शियसली लेते हो, बुद्धि, तर्क और समझ का अप्लाई करके ले रहे हो, ये आपकी जो मान्यता है, वो गहराई से देखने जाए तो गलत है। आप अपने जीवन के डिसीज़न लेते ही नहीं हो, आपके डिसीज़न को इन्फ्लुएंस कर रहा है आपके भीतर बैठा हुआ आपका अनकॉन्शियस माइंड, ओके? ये जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, इसमें बहुत सारे डेटा पड़े हुए हैं और आपको याद भी नहीं आपकी मेमोरी में, वो डेटा कब एंटर हुए, किस तरीके से प्रोग्राम हुए, आपको मेमोरी में कॉन्शियसली याद नहीं है। बट फिर भी उस डेटा की असर जो है, वो आपके कॉन्शियस माइंड में हो रही है और आपका कॉन्शियस माइंड उस अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए डेटा के आधार के ऊपर अपने जीवन में कुछ अहम निर्णय ले रहा है। बट उस अनकॉन्शियस माइंड के प्रति तो हम जागृत ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कि वहाँ पर क्या पड़ा हुआ है, ओके? फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप हवा में आपका नाम लिख सकते हो? क्या लिखा? शिवम। अच्छा, तो आपने अभी जो ये एस फॉर शिवम लिखा, तो जब आपने एस लिखा अपने नाम को, तो क्या आपने उस समय सोचा कि ये जो एस लिखना आपको किसने सिखाया? किस टीचर ने सिखाया? किस समय नहीं, में सिखाया? नहीं, अच्छा, वो कोई पेंसिल से सिखाया था या पेन से सिखाया था? नोटबुक में सिखाया था या वो या कोई स्लेट के ऊपर सिखाया था? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यानी कि आपकी मेमोरी में अभी वो बिल्कुल नहीं है कि वो एस नाम का जो इनपुट दिया गया था आपको, वो कब, कहाँ, कैसे इनपुट हुआ? आपको कॉन्शियसली बिल्कुल याद नहीं है। नहीं, फिर भी उसका आउटपुट जो है, वो परफेक्टली आ रहा है, एस फॉर शिवम। तो ये कैसे संभव है कि आपकी मेमोरी में जो डेटा नहीं है, आपकी कॉन्शियस माइंड में जो डेटा अभी नहीं पड़ा हुआ है, फिर भी वो आउटपुट जो है परफेक्टली आ रहा है? क्योंकि वो डेटा अब आपके अनकॉन्शियस लेयर पर चला गया है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो आप अनकॉन्शियसली करते रहते हो। वैसे ही आपके जीवन के जो अहम डिसीज़न जो होते हैं ना, वहाँ पर भी ये अनकॉन्शियस मन का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो काफ़ी गहरा होता है। ओके। तो हमने पहले जो अवेयरनेस की बात की ना, अगर हम अवेयरनेस की गहराई से प्रैक्टिस करते हैं, तो ये अनकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा हुआ डेटा है ना, उसके प्रति हम अवेयर हो सकते हैं। अब कितने दुःख की बात है कि ये अनकॉन्शियस माइंड जो है, जिसके प्रति हम अवेयर नहीं है, वही हमारे जीवन को चला रहा है, ऐसा फ्रॉइड कहते हैं और ये रियलिटी भी है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाया, बिल्कुल। ओके? तो वो हमारे जीवन को चला रहा है, हमारे कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर रहा है, ओके? और प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्या पड़ा हुआ है हमें पता ही नहीं है। हाँ, पॉज़िटिव डेटा पड़ा हुआ है, नेगेटिव डेटा पड़ा हुआ है, हमारे लिए फ़ायदा कारक डेटा पड़ा हुआ है, हमारे लिए नुकसान कारक डेटा पड़ा हुआ है, हमें पता ही नहीं। और ज़रूरी नहीं है कि इसी जीवन का वो डेटा हो अनकॉन्शियस माइंड में। इस जीवन के साथ-साथ हमारे पिछले जन्मों के जो डेटा होते हैं, वो भी हमारे अनकॉन्शियस लेयर पर पड़े हुए हैं। और काफ़ी सारे ऐसे फ़ोबिया, काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ़ में आते हैं, जो वो पिछले जन्मों के जो डेटा है, उसकी असर के कारण हमारी प्रेज़ेंट लाइफ़ में वो इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं। ओके? काफ़ी सारे ऐसे ट्रिगर जो है, वो हमारे पिछले जन्मों में सेट हुए और इस लाइफ़ में हल्का-सा वो ट्रिगर उठा नहीं कि उससे जुड़ा हुआ रिस्पॉन्स जो है वो अराउज़ हो जाता है। ओके? तो ये संभव है। तो ये है एक कॉन्शियस माइंड की हमने बात की और एक अनकॉन्शियस माइंड की बात की। ओके? तीसरा है सबकॉन्शियस माइंड। ओके? ये जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है। ओके? क्योंकि जब हम अभी जाग रहे हैं, अवेयरनेस में हैं, तो हम अपने कॉन्शियस माइंड में।
और रात को सो जाते हैं तब हम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो दोनों माइंड को साइमल्टेनियसली हम एक्टिव कर बीच। पाए? हाँ, उसी को कहते हैं अर्ध जागृत मन। ना जागा हुआ है कॉन्शियस है, ना सोया हुआ है अनकॉन्शियस है। ओके, तो शब्द ही दर्शा रहा है कि लिंक सर, अर्ध ऐसा लग रहा है जागृत कि मन। लिंक है बीच में, दोनों के बीच में। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। ओके, दोनों माइंड को साइमल्टेनियसली आप यूज कर पाते हो। जो भी हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम नमाज पढ़ते हैं, जो भी हम मेडिटेशन की प्रक्रियाएं करते हैं, हम रेकी यूज करते हैं, हिप्नोथेरापी अप्लाई करते हैं, या फिर एनएलपी टेक्निक्स यूज करते हैं। जितनी भी भीतर जाने की यात्रा जो हमें स्पिरिचुअलिटी या धर्म में सिखाई गई है, उसका बेसिक पर्पस कहाँ जाना है? कॉन्शियस माइंड में तो ऑलरेडी है, और अनकॉन्शियस माइंड में तो रात को जाते ही है, बट वहां पर कुछ बदलाव नहीं कर पाते क्योंकि हम अवेयर नहीं है वहां पर। ओके, तो अल्टीमेटली जितने भी रास्ते धर्मों ने बताए, आध्यात्मिकता में बताए गए, जितनी भी ऐसी हिप्नोथेरेपी, एनएलपी और ऐसे साइकोलॉजिकल कुछ माइंड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में बताए जाते हैं, उसका बेसिक पर्पस क्या है कि अर्ध जागृत में जाना, सबकॉन्शियस माइंड में जाना, ताकि हम ये कॉन्शियस माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाला जो ये अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें कुछ करेक्शन और इम्प्रूवमेंट कर पाए। ओके, तो इसको कहते हैं अर्ध जागृत मन। ये एक ऐसा मन है जहां पर आदमी की रिसेप्टिविटी जो है वो काफी गहरी हो जाती है। मॉडिफिकेशन के जो चांसेस है, मन के भीतर बदलाव करने के जो चांसेस है, वो यहां पर डेवलप होते हैं। जैसे काफी बार हम देखते हैं कि जैसे घर में एक टीम वर्क के साथ हम रहते हैं, क्रिकेट में एक टीम वर्क के साथ हम रहते हैं, सबको एक साथ मिलजुल कर रहना होता है हमें। ओके, हमें पता है कॉन्शियसली, कॉन्शियस माइंड को पता है ये सारी चीजें कि टीम वर्क बनाकर रहना है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके रहना है। ओके, क्रिकेट हो या कोई भी खेल हो, चाहे अपना फैमिली स्वयं का क्यों ना हो। ओके, बट वो प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में जो किसी फैमिली मेंबर के प्रति या क्रिकेट के किसी साथी खिलाड़ी के प्रति जो दुर्भावना पैदा हो गई है, वो नहीं होनी चाहिए, वो हमें कॉन्शियस माइंड में पता है, बट अनकॉन्शियस माइंड में वो दुर्भावना पहुंच चुकी है। तो वो दुर्भावना जो है वो अनकॉन्शियस माइंड से उठेगी और आपके कॉन्शियस को इन्फ्लुएंस करेगी, और आपका न चाहते हुए भी आपके परफॉर्मेंस में वो दुर्भावना का परिणाम दिखेगा। ओके, तो वो चाहे रिलेशन में रिलेशन भी, हो, रिलेशन में भी। मैं वही बात कर रहा था हाँ। कि रिलेशन हो या बच्चों के प्रति जो माता पिता का जो व्यवहार होता है, जो पेरेंटिंग में भी ऐसा होता है, राइट? जैसे सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, ये बात किसको पता है? कॉन्शियस माइंड को पता है कि नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, और ये सारे काम नहीं करने चाहिए। वी नो वेरी वेल। तो बुद्धि तर्क में सारी चीजें क्लियर है, बट प्रॉब्लम ये है कि जब अनकॉन्शियस माइंड में वो सिगरेट पीने की जो ख्वाहिश जगती है, क्रेविंग जगती है, तो फिर आपके कॉन्शियस माइंड को वो कंट्रोल कर लेती है, और टेम्परली आपका बुद्धि और तर्क सस्पेंड हो जाता है। फिर वो आप सिगरेट दारू पी लेते हो, और जब वो फेज खत्म हो जाता है फिर आप पछताते हो कि यार गलत कर दिया, कल से नहीं करूँ, और वो कल कभी नहीं आता है। क्योंकि आपको दुनिया भी जो समझा रही है ना, वो कॉन्शियस माइंड को समझा रही है। कॉन्शियस माइंड को हम करेक्ट और इंप्रूव कर रहे हैं। सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं कि भाई सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। अब उसका प्रॉब्लम लैक ऑफ नॉलेज होता तो समझा जा सकता था कि उसको चलो नॉलेज दे दो आप, देंगे। बट उसको भी पता है कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा हूं। और यही चीज टीम वर्क में जब हम खास करके काम करते हैं तो ये आती है। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना है, साथी खिलाड़ी के साथ बिल्कुल तालमेल बनाकर काम करना है, बट वो तालमेल जो होता है वो कॉन्शियसली बाहरी मन से होता है। अंदरूनी मन जो होता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, वहां पर तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा या गुस्सा होता ही है। तो सवाल ये है कि क्या भीतर के गुस्से, जो अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई उस नेगेटिव ऊर्जा को अगर हम हटा देते हैं, तो क्या उस परफॉर्मेंस में या कोऑर्डिनेशन में अपलिफ्टमेंट आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है। बाह्य मन अगर कॉन्शियस माइंड में ही अगर आपने ड्रामेटिकली कुछ किया, मान लो कि आपकी और मेरी नहीं बनती है,
बट कुछ परिस्थिति संजोग ऐसे है कि जहां पर पब्लिकली हमें अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी पड़ रही है। ओके, तो भीतर मुझे पता है कि मुझे आपके प्रति गुस्सा है मेरे अनकॉन्शियस माइंड में, बट बाहरी ड्रामेटिकल जो मैं व्यवहार करूंगा वो क्या करूंगा, यश शिवम जी आइए प्लीज बैठिए, क्या काम है, कैसे आ रहा हूं, तो ये सारी बातें मैं कर रहा हूं। ओके, बट वो जो बातें है ना, वो आपके कॉन्शियस माइंड तक ही सीमित रहेगी। ओके, आपके अंतर्मन में मेरी बातें प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरे अंतर्मन में कुछ नेगेटिविटी आपके प्रति। ओके, बट अगर वो नेगेटिविटी मैं अपने भीतर से हटा दूं ना, तो एक मेरा जो बिहेवियर रहेगा आपके प्रति वो सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा। फिर वो कोऑर्डिनेशन के लिए एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, वो सहज हो जाएंगे। ओके, टीम वर्क जो है ना, वो ऑटोमेटिकल हो जाएगा। सर तो मेन हमें चीज़ ये वही है, सीखने की जैसे हमें ये कि सीखने की ज़रूरत है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओके, कोई नहीं सर। बट मेन चीज़ यही है कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को इम्प्रूव, करेक्ट करना है, क्लीन करना है। अनकॉन्शियस पैटर्न्स को करेक्ट और क्लीन करना है हमें। अगर वो हम कर पाते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रिस्पॉन्स के रूप में हमारे कॉन्शियस माइंड में उठेगा ही। यस सर। तो सर मैं जी। यहाँ पे यही पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने ये सारी चीज़ें बोली कि मान लीजिए मैं टीम में हूँ, मान लीजिए मैं ही कैप्टन हूँ सर, मैं कैप्टन हूँ, हुँ, मेरे टीम में 10 बंदे और हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं। हुँ, सपोज कि सर एक बहुत ही बढ़िया एक प्लेयर है, उसके साथ मतलब कुछ मेरे ईगो क्लैश हो गए हैं, ठीक है, हुँ, और फिर मुझे पता है, और फिर लेकिन मैं ऊपर से सब मतलब कॉन्शियसली मैं उससे ठीक बिहेव कर रहा हूँ, बट ये हुँ, लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें नहीं चलेंगी, वो मालूम पड़ जाता है कि आप दोनों सब कॉन्शियसली आप दोनों अच्छे से हैं कि नहीं, उस हुँ, सेम लेवल पे हैं कि नहीं, वो ऊपर ऊपर हो रहा है। बट सर मुझे ये भी पता है कि मुझे एक निगेटिविटी आ गई है, मुझे किसी वजह से निगेटिविटी आ गई है मुझे मेरे हुँ, अंदर उस प्लेयर के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे टीम के लिए अपने अंदर से वो निगेटिविटी हटानी है, जो आप बोल रहे हैं ना कि सबकॉन्शियस में जाके अगर उसको ठीक कर लेते हैं तो फिर वो हुँ, न्यूट्रल हो जाएंगे। तो मुझे पता है कि मुझे उस प्लेयर के साथ न्यूट्रल होना है, लेकिन एक जो वो निगेटिविटी मेरे अंदर है जिस वजह से वो हो नहीं पा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं हटा दूँ उसको। तो सर उसके लिए करना क्या होता है, जैसे आपने बोला कि हम सबकॉन्शियस में जाके उसको चीज़ को हटा दें, तो हटाएं कैसे सर? ओके। हटाने की जो प्रक्रिया है ना, वो थोड़ी डीप है। ओके। शायद हम उस डीपनेस को यहाँ पर अचीव ना कर पाए ड्यूरिंग दिस कन्वर्सेशन, ओके। बट जितना हम समझ पाते हैं उसको समझ लीजिए। जब भी हमारे भीतर अनकॉन्शियस कोई पैटर्न होती है, तो उसका मतलब ये है कि वो अनकॉन्शियस पैटर्न रातों-रात डेवलप नहीं हुई। उसके लिए काफ़ी टाइम आपने दिया है उस पैटर्न को डेवलप करने के लिए। यानी कि उस व्यक्ति के साथ जो भी अनबन हुई थी, वो काफ़ी समय तक चली होगी, या बार-बार पुनरावर्तित हुई होगी, या अपने अपने माइंड से आपने उसको पुनरावर्तन किया होगा। ओके, तो कोई भी थॉट हमारे भीतर उठता है तब एक इमोशन जनरेट होता है, इमोशन जनरेट होता है तब वो एक्शन में कन्वर्ट होता है, एक्शन में कन्वर्ट होता है तब एक रिजल्ट हमें मिलता है। और ये जो पूरी साइकिल जो है वो बार बार पुनरावर्तित होती है, तब एक पैटर्न बनती है और वो अनकॉन्शियस में ऑटो रिस्पॉन्डर के रूप में काम करती है। जैसे कि उसको देख कर ही नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा, उठकर चले जाने का मन होगा आपका, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये रातों रात डेवलप नहीं हुई है, तो वो रातों रात दूर भी नहीं होगी। उसके लिए हिप्नोसिस और एनएलपी के अंदर कुछ रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स है। अपने थॉट्स और इमोशन को बदलने की वो टेक्निक्स है, वो अगर हम अडॉप्ट कर पाते हैं। मेडिटेशन में कुछ एडवांस टेक्निक्स है, अगर उसको हम रेगुलर बेस पर अप्लाई कर पाते हैं, तो हम वो जो अनवांटेड रिस्पॉन्सेस है, जो अनवांटेड जो ट्रिगर है, वो अनवांटेड जो पैटर्न्स है, उसको हम दूर कर सकते हैं। ओके। दूसरी बात, हमारी पिछली एक बात है उसमें विजुअलाइजेशन की बात जो हमारी अधूरी रह गई, जो जहाँ पर हम डीप में नहीं हाँ जा सर। पाए। एक्चुअली अगर आप गहराई से देखेंगे तो विज्ञान जो है वो तर्क के आधार पर काम करता है या कल्पना शक्ति के आधार पर काम करता है? व्हाट डू यू कल्प थिंक? कल्पना शक्ति सर, क्योंकि तर्क तो मतलब थियोरेटिकल ही रह जाता है। तो वैज्ञानिक जो सिद्धांत है, विज्ञान जो जिस आधार पर काम करता है, तो विज्ञान किस आधार पर काम करता है? तर्क के ऊपर या फिर कल्पना के ऊपर, इमेजिनेशन के ऊपर? विज्ञान सर, साइंटिस्ट तो फिर ज़्यादा साइंस में तो लॉजिक ही आता है।
तो वो लॉजिक के तर्क। आधार पर काम करता है ना? हाँ। ओके। जैसे कि हवाई जहाज है, सबसे पहले वो कल्पना में बना होगा या रियलिटी में बना होगा? पहले तो कल्पना में, सर वही मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब ऐसे तो कल्पना में ही होता है, जो चीज़ हम जैसे हम्म। इमेजिन करते हैं उसको हम पॉसिबल कर देते हैं, बट फिर राइट। वो थियोरेटिकली प्रूव करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें फिर लॉजिकल जी। होता है। देखिए, मैं वही समझा रहा हूँ कि कोई भी दुनिया में जो भी चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले कल्पना में जन्म लेती हैं। हाँ। और जब कल्पना में जन्म लेती है, उसके बाद धीरे-धीरे उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए जो भी ज़रूरी तर्क है ना, वो उसके साथ जुड़ जाते हैं। ओके। तो आज भी मैं ये डेफ़िनिटली कह सकता हूँ कि कोई भी विज्ञान ये नहीं कह सकता कि विज्ञान जो है वो कल्पना का सहारा नहीं ले रहा। कोई भी वैज्ञानिक संशोधन जो है वो सबसे पहले एक पूर्वधारणा ही होती है, अनुमान ही होता है। और फिर उस अनुमान को वास्तविक बनाने के लिए वहाँ पर फिर लॉजिक, तर्क और वो सारी चीज़ें जुड़ती है। ओके। तो पॉइंट ये है कि जो आपको चाहिए, जैसे कि आप खिलाड़ी हो और आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए। ओके। तो उस रिजल्ट को जब तक आप प्रॉपर्ली विजुअलाइज नहीं करोगे, तब तक आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हो। ओके। अगर आपको एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो आप साइकोलॉजिकली विजुअलाइजेशन में क्लियर होने चाहिए कि एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए। ओके। अच्छा, जब भी हम विजुअलाइज करते हैं, तब हमें उस विजुअलाइजेशन प्रोसेस में उस घटना को, यानी कि जो हमारा एंड रिजल्ट है, उसको ही विजुअलाइज करना है। प्रोसेस को विजुअलाइज नहीं करना है। जैसे मैं कैसे क्रिकेट खेल रहा हूँ, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग मेरी वाहवाही कर रहे हैं, ये नहीं विजुअलाइज करना है। ओके। डायरेक्ट एंड रिजल्ट कि वर्ल्ड कप मेरे हाथ में है, ट्रॉफी मेरे हाथ में है। मैं इस जीत की खुशी में मीडिया को इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके। तो ये एंड रिजल्ट है, वही चीज हमें विजुअलाइज करनी है। ओके। जैसे-जैसे हम विजुअलाइज़ करते जाते हैं ना, तो उस विजुअलाइज़ेशन के आधार पर हमारा शरीर और हमारा मन जो है, वो हमारी सहायता करने लगता है, उस विजुअलाइज़ेशन को सही साबित करने के लिए। और धीरे-धीरे उसको हम रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर एक सामान्य व्यक्ति हो, तो भी आप देखिए ना अपनी लाइफ़ कैसे जीते हो आप। जैसे कि पहली बार कोई गाड़ी देखी होगी आपने फ़ोर व्हीलर, किसी दोस्त ने ली होगी, ओके? तो धीरे-धीरे आपका थॉट प्रोसेस वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ होगा। फिर वहाँ से बातें चली होगी कि भई गाड़ी कितने की है? कितना डाउन पेमेंट भरा तुमने? कितना ईएमआई आ रहा है? वो बातों-बातों में आपका इमोशन वहाँ पर इन्वॉल्व हुआ। फिर कभी बातों-बातों में आप टेस्ट ड्राइव लेने चले गए उसके शोरूम के ऊपर। फिर आपके इमोशन स्ट्रॉन्ग हुए और धीरे-धीरे आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट करना शुरू किया, कि यार चल मैं लेता हूँ गाड़ी तो कितना ईएमआई आएगा? मेरे पास कितना डाउन पेमेंट पड़ा हुआ है? कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ? ओके। तो धीरे-धीरे आप एक्शन में उसको कन्वर्ट करने लगे और एक दिन ऐसा आता है कि वो एक्शन के हिसाब से वो रिज़ल्ट जो आपको मिल जाता है, आप वही फ़ोर व्हीलर को अपने घर में लाकर खड़ा कर देते हो। तो ये कैसे हुआ? विजुअलाइजेशन। विज़ुअलाइज़ेशन से हुआ ना। ओके। तो जाने-अनजाने में हम अपने जीवन में भी जो हासिल करते हैं, वो इसी तरीके से थॉट से इमोशन, इमोशन से एक्शन, एक्शन से रिज़ल्ट तक पहुँच जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है विज़ुअलाइज़ेशन का, जो हर कोई व्यक्ति अपने किसी भी गोल को हासिल करने के लिए एडॉप्ट कर सकता है इस प्रोसेस को। बिल्कुल। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नेचर का गिफ्ट है, हर कोई व्यक्ति एन्जॉय कर सकता है इसको। तो इसमें एक डाउट है मेरा, जैसे हाँ कि जी। यहाँ पे हम विजुलाइज करने के लिए हम एंड रिजल्ट को, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमें एंड रिजल्ट को इमेजिन करना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, विजुलाइज करना पड़ेगा, बट ऑन हुँ, दी हुँ। अदर हैंड जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने बोला है कि हमें हुँ, रिजल्ट से अटैच नहीं रहना है, तो हुँ। सर ये चीज़ें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट करनी कर जा रही हैं, ये फिर किस चीज़ को हम माने, और कैसे अगर विजुलाइज करना है तो क्या हमें हमेशा करते रहना है या फिर एक बार करना है, या फिर कैसे हमें काम करना है, कि ये तो सर वही हो गया ना, मतलब एक तरफ से हो रहा है कि विजुलाइज करिए एंड रिजल्ट, और एक तरफ से मतलब भगवत गीता में बोला गया है कि हमें रिजल्ट से मतलब अपने आप को डिटैच कर लेना है, हुँ। ताकि हम रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो, हम प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दें। तो सर ये थोड़ी समझ नहीं आ रहा कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जा जी। रही है। जैसे कोई बच्चा है वो 50% ला रहा है, तो उसको मोटिवेट करते हैं कि भाई 70% ला दो तुम।
किसी भी तरीके से, तो उसको उस तरीके से गाइड करते हैं। अब जो ऑलरेडी 75% ला रहा है तो उसको 90 के लिए प्रिपेयर करेंगे ना। ओके, ठीक उसी तरीके से हम ज्यादातर लोगों के लिए ये फॉर्मूला पसंद करते हैं। ओके, बट उससे भी एक बेहतर आगे बढ़ने का तरीका है, वो कृष्ण भगवान ने दिया। उससे भी बेहतर, उससे भी आगे बढ़ने का तरीका। अच्छा, वो उससे ओके, आगे है। हाँ, तो देखिए कृष्ण कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म में, फल की चिंता ही छोड़ दो, फल के बारे में सोचो ही मत कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कैसा मिलेगा फल। जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। ओके, ये उससे आगे की बात है। ओके, अब आम आदमी जल्दी से इस फिलॉसफी को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। हम बोलने को तो बोल देंगे कि भाई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बट जब प्रैक्टिकल लाइफ में बात आएगी तब हमारे लिए उसको एग्जीक्यूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यही टॉपिक, सेम टॉपिक अभी मेरा 2 दिन पहले चला था। मेरा प्रोफेशनल कोर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसको मैं वही इसी पॉइंट को समझा रहा था। ओके, देखिए जब भी आप कोई कर्म कर रहे हो, जैसे खिलाड़ी का कर्म क्या होता है? खेलना। खेलना। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट जगत के जो किंग कहे जा सकते हैं, सचिन तेंदुलकर, उनकी बात कर लेते हैं, एग्जांपल के रूप में उनको हम लेते हैं। ओके, जैसे क्रिकेट खेलना जो है वो उनका पैशन था। ओके, तो हमारा फोकस जो है वो कर्म के ऊपर होना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म के ऊपर तुम्हें ध्यान रखना है। तो जो आदमी का टोटल फोकस अपने कर्म के ऊपर है, तो वहां पर हमारे कर्म की क्वालिटी रिफाइन हो जाएगी। वहां पर कर्म के प्रति अगर हमारे अंदर कोई कमियां है, खामियां हैं, तो वो रेक्टिफाई हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। हमारा कर्म जो है वो इंप्रूव हो जाएगा। कर्म की क्वालिटी काफी गहरी और अच्छी और शुद्ध हो जाएगी। और जो फल है ना, वो कर्म से ही निकलता है। ओके, अगर किसी व्यक्ति का फोकस जो है वो फल के ऊपर है, तो फल की चाह में होगा क्या कि कर्म की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। और कर्म की क्वालिटी डाउन हो गई तो फल जो है वो अपने आप डाउन ग्रेड का मिलेगा। ओके, तो हमारा टोटल फोकस जो है अगर कर्म के ऊपर रहता है, जैसे क्रिकेट खेलना सचिन जी का कर्म है, एक बिजनेसमैन का कर्म है कि वो अपना बिजनेस प्रामाणिकता से और बड़ी गहराई से सोच समझकर करे, तो वो उसका कर्म है, बिजनेस कर्म। ओके, एक टीचर का कर्म क्या है? पढ़ाना, ना कि सैलरी। सैलरी तो फ्रूट है, फल है। ओके, बट जिस टीचर का फोकस सैलरी पे होता है ना, वो पढ़ाने की क्वालिटी को डाउन कर देता है। उसका फोकस पढ़ाई पे या ट्रेनिंग या टीचिंग में है ही नहीं। तो वहां पर ना वो क्रिएटिविटी एडॉप्ट कर पाएगा, ना उसी टॉपिक को अलग अलग तरीके से कैसे समझाते हैं, उसकी नई नई टेक्निक्स वो ढूंढ पाएगा। क्योंकि उसका फोकस इतना ही है कि भाई मंथ एंड में सैलरी आ रहा है ना, हैप्पी। तो उसका पूरा ध्यान फल के ऊपर है। ओके, तो कृष्ण जो बात कर रहे हैं बहुत ही साइकोलॉजिकल बात है, साइंटिफिक बात है कि कर्म के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, कर्म के ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए, कर्म ही हमारा आनंद होना चाहिए। ओके, तो जिस आदमी का कर्म जो है वो 100% प्योर है, गहरा उतर चुका है जो कर्म के भीतर, उसका फल तो निश्चित रूप से बेहतर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो डेफिनेटली मैं मानता हूं इस बात को कि हमारा फोकस जो है वो कर्म के भीतर ही होना चाहिए। ओके। तो सर क्या इस टेक्निक से जो हम कर्म, जैसे आपने बोला ना कि अगर आपका, जैसे आपने सचिन का एग्जांपल दिया कि सचिन हम्म, का मतलब पैशन था कि हाँ क्रिकेट खेलना है, हम्म, तो सर उसने, सचिन तेंदुलकर ने अपना पैशन पहचाना, अपना इंटरेस्ट पहचाना। तो सर क्या आप हम्म, हमारे व्यूअर्स को एक बता सकते हैं कि वो कैसे, मतलब एक एक हेल्प कर सकते हैं आप कि कैसे वो अपना इंटरेस्ट जाने? क्योंकि अभी क्या है जी ना कि जी। जो हमारे एज के जो हैं वो मतलब ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, कई लोग, मतलब बहुत कुछ लोग होते हैं जो अपना इंटरेस्ट समझ जाते हैं और फिर उसके लिए काम करने लगते हैं। हम्म, मतलब कई लोग होते हैं कंफ्यूज रहते हैं सर कि मुझे हम्म, पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट किस में है।
मुझे मालूम ही हुँ, नहीं है कि मुझे किस चीज़ में वो किक मिलता है, मुझे मालूम ही नहीं है कि किस चीज़ को मैं बिना जैसे आपने बोला फल की अपेक्षा ना करते हुए मैं उस चीज़ को करते रहूँ। तो सर क्या टेक्नीक है, मतलब कुछ आप बता सकते हैं जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो समझ सकें कि हम क्या ऐसा करें कि हमें अपना इंटरेस्ट समझ में आ जाए कि हाँ, हुँ, ये चीज़ में मेरा इंटरेस्ट है, ये चीज़ करने में मुझे अच्छा लगता है। जी। देखिए, अक्सर ज़्यादातर लोग जो अपना डायरेक्शन जीवन का पसंद करते हैं या करियर पसंद करते हैं, तो बाहर की दुनिया को ध्यान में रखकर सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। जैसे अभी क्रिकेट जो है, उसका ट्रेंड चल रहा है, तो क्रिकेट को ही करियर बना लेते हैं। अभी आईटी का फील्ड जो है, उसका ट्रेंड चल रहा है, तो हम आईटी को ही करियर बना लेते हैं। या माता-पिता देखते हैं कि आगे-पीछे क्या चल रहा है, सोसाइटी में ज़्यादा क्या चल रहा है, ओके? जो ट्रेंड है ना, वही ज़्यादातर माता-पिता बच्चों को पकड़ा देते हैं हाथ में, कि बेटा तू ये क्रिकेटर बन जा या बेटा तू आईटी फील्ड का एक्सपर्ट बन जा या ये फील्ड में साइंस ले ले वगैरह, 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 ओके? तो हम अक्सर अपने जीवन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण डिसीज़न लेते हैं, वो बाहर की दुनिया को देख कर लेते हैं। उस बच्चे की भीतर की दुनिया को देखकर तो कोई डिसीज़न लिया ही नहीं जा रहा, कि उसके भीतर क्या पड़ा हुआ है, ओके? क्योंकि जो उसके भीतर पड़ा हुआ है ना, वो अगर उसके करियर के रूप में चुना जाता है, तो वो उसके लाइफ़ का बेस्ट पार्ट होगा, ओके? जिसे हम कहते हैं इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करना, ओके? अगर कोई भी व्यक्ति अपने इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई कर पाता है और उसी को अपने करियर के रूप में चुन पाता है, तो मैं डेफ़िनेटली कह सकता हूँ कि उस फ़ील्ड में उसको कोई बीट नहीं कर सकता। अगर क्रिकेट आपके भीतर के ज़हन में पड़ा हुआ है और अगर आप उसको करियर बनाते हो, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि आपको फिर बीट करने की ताकत जो है वो किसी में नहीं है। क्योंकि आप अंतर्मन से उस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हो, कॉन्शियसली फ़ॉलो नहीं कर रहे हो। कोई लोभ, लालच या फल की आकांक्षा से फ़ॉलो नहीं कर रहे हो, ओके? क्यों आपने अपना करियर जो चुना है, वो क्यों चुना है? तो आपको ज़्यादातर लोगों को ये पता चलेगा कि करियर जो है ना, वो गोल नहीं है, माध्यम है, मीडियम है। गोल तो कुछ और है। गोल क्या है? पैसा है, नेम और फेम है, वाहवाही है, ओके? यही होता है ना मेन गोल, बिल्कुल सर। ओके? और क्रिकेट के माध्यम से ये पैसा, नेम, फेम हमें चाहिए, ओके? एक डिग्री जो है उसके माध्यम से पैसा, नेम, फेम हमें चाहिए, ओके? तो आप गौर से देखेंगे ना, तो आपने जिस चीज़ को करियर के रूप में पकड़ा हुआ है, वो सिर्फ़ मीडियम है, गोल तो कुछ और है आपका। तो जो फ़ील्ड आपका गोल ही नहीं है, उस फ़ील्ड में आप एक हद तक जाकर अटक जाओगे, ओके? और आपके गिरने के चांसेस वहाँ पर हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्रिकेट अगर है किसी का पैशन, तो उसको पैसा मिले या ना मिले, फ़ेम मिले या ना मिले, उसका पैशन कभी भी दूर नहीं होगा, ओके? वो इतने ही इंटरेस्ट से क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि वो क्रिकेट ही उसका आनंद है। पैसा मिलेगा तब आनंदित होऊँगा मैं, वो नेम फेम मिलेगा तब मुझे हैप्पीनेस मिलेगी, वो बात ही नहीं आती यहाँ पर। मैं क्रिकेट को ही आनंद समझ रहा हूँ और वो हैप्पीनेस का अनुभव मैं क्रिकेट खेलने से ही महसूस कर रहा हूँ, ओके? तो वो समझ लेना कि उस व्यक्ति का क्रिकेट जो है वो पैशन है, तो मतलब किसी को ओके? भी अपना इनबॉर्न इंटरेस्ट जानना टैलेंट है, है। तो किसी को भी अपना इनबॉर्न टैलेंट जानना है तो इस मतलब उसको उस काम को करने में मजा आना चाहिए, उस काम को करने में हाँ, उससे उस उसको काम कुछ के रिजल्ट। माध्यम से कहीं और चीज़ को हासिल हाँ, करने की इच्छा नहीं होनी हाँ, चाहिए। कि नहीं मतलब ये करूंगा तो फिर जब मुझे पैसे मिलेंगे तब मैं आनंदमय होऊंगा, तब मुझे खुशी हाँ, होगी, तो फिर वो नहीं है। मतलब जी। उसको उस प्रोसेस में अगर क्रिकेट खेलना है किसी का हुँ, इंटरेस्ट, किसी को कोडिंग करना इंटरेस्ट है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उससे क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, हुँ, तो अगर वो काम आपको वो काम आपका इंटरेस्ट हो जाता है, वो आपका इनबॉर्न टैलेंट हो जाता है। हुँ। सर मैं आपके बारे जैसे में जब जान रहा था हाँ, तो फिर मैं पता चला कि आप मतलब 10th क्लास से आप इस फील्ड में साइकोलॉजी, हिप्नोथेरेपी और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आए। सर आपको कैसे अपना इनबॉर्न टैलेंट मालूम पड़ा? आप वो कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि नहीं ये काम मुझे करने में अच्छा लग रहा है, और कैसे आपने डिसीजन लिया कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा? हुँ।
एक्चुअली मेरा बॉर्न जो है वो 1981 का है। ओके। ओके। और जब मैं अपनी माता के गर्भ में था, उससे पहले-पहले ही मेरे पिताजी जो है, उन्होंने इस फ़ील्ड में स्टार्टअप कर लिया था। ओके। मेरे पिताजी जो है वो हायर सेकेंडरी टीचर रहे और उनकी टीचिंग लाइन में कुछ इश्यूज़ आए और कुछ लीगल इश्यूज़ जो है, वो काफ़ी सालों तक चलते रहे उनकी लाइफ़ में। तो उस दौरान मेरे पिताजी इस फ़ील्ड से गुज़र रहे थे और धीरे-धीरे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो हम लोगों ने इस फ़ील्ड को हमने एडॉप्ट कर लिया एज़ अ कैरियर। ओके। लेकिन मेरे पिताजी जो है, वो कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं थे या बिज़नेसमैन नहीं थे। हम लोग बिल्कुल छोटे से गाँव से आए थे बड़ौदा में, ओके? और बड़ौदा के पास ही एक टाउन है, वहाँ पर एज़ अ हायर सेकेंडरी टीचर उनका जॉब लगा था और जब जॉब में प्रॉब्लम्स आए, तो उन्होंने इस फ़ील्ड को जब एडॉप्ट किया, तो प्रोफ़ेशनली कैसे ग्रो अप करना है, हमें इतना आइडिया नहीं था, ओके? और शुरू-शुरू में हमने यानी कि कह सकते हैं कि गर्भ समय के दौरान ही मुझे ये सारे विषयों का ज्ञान जो है, वो जिसको हम कहते हैं प्री-नेटल एजुकेशन, तो उसके दौरान हमें मिलता गया था, ओके? जाने या अनजाने में वो माहौल जो हमारे घर में डेवलप हो चुका था, ओके? मैंने बड़े होते-होते ये देखा क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं थे और मैंने देखा था कि 1981 में जब हमने स्टार्टअप किया, वहाँ से लेके काफ़ी साल ऐसे रहे कि जो यानी कि 2 टाइम का घर चलाने के लिए भी इतना इनफ पैसा इस फील्ड से नहीं मिलता था, ओके? तो मेरे लाइफ में जब एक समय आया, तब मेरे लाइफ में मेरे माइंड में एक सवाल आया कि क्या ऐसे बिज़नेस को, ऐसे प्रोफ़ेशन को करियर के रूप में चुना जा सकता है, जहाँ से 2 टाइम का घर भी प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है? ओके। पर जब मैं गहरे अभ्यास के बाद मुझे ये पता चला कि अंतर्मन जहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, उस चीज़ को आप करियर के रूप में ले लेते हो, तो आपका ग्रोथ होना उसमें डैम श्योर हो जाता है। ओके। तो जिस दिन मैंने डिसाइड किया, उसी दिन से मैंने अपनी लाइफ़ को पूरा इसी में झोंक दिया था। कंप्लीटली इसी फ़ील्ड को मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया था। दूसरी बात, करियर पैसा मुझे मिल रहा है, मुझे जो भी जीवन ज़रूरी चीज़ें मिल रही है, वो बाय प्रोडक्ट प्रोसेस है, ओके? पहली बात ये है कि ये फ़ील्ड मेरा इंटरेस्ट है, ओके? और इंटरेस्ट है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मैं उसमें कुछ क्रिएटिव या इन्वॉल्व होकर कुछ नई-नई चीज़ों को दे रहा हूँ और दे पा रहा हूँ, ओके? तो मैं डेफ़िनिटली कहूँगा कि हर एक व्यक्ति को अपने इनबॉर्न टैलेंट को आइडेंटिफ़ाई करना चाहिए। अब मेन सवाल ये है कि आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए, ओके? तो उसके लिए कुछ गिने-चुने क्वेश्चन्स हैं जो व्यक्ति को अपने आप को पूछने होंगे, ओके? मैं जिस काम से जुड़ा हुआ हूँ, क्या उस काम में मुझे एक एक्साइटमेंट मिल रहा है? सुबह से लेके शाम तक वो काम करता रहूँ, फिर भी मेरी एनर्जी जो है वो घटने की जगह बढ़ती जा रही है? क्या उस फ़ील्ड में मैं टाइमलेसनेस का अनुभव कर रहा हूँ? टाइम कहाँ पता चला, कहाँ गया पता ही नहीं चला, पता नहीं। ओके। बॉडीलेसनेस का अनुभव, याद ही नहीं आ रहा कि भोजन करना बाकी है, ओके। इतना खो गया हूँ मैं काम में, ओके। जहाँ पर नेचुरल क्रिएटिविटी आपकी डेवलप होती है, ऑटोमैटिकली क्रिएटिव आइडियाज़ आपको आएँगे उस विषय को लेकर। नेचुरल टैलेंट डेवलप होगा, नेचुरल इन्वॉल्वमेंट डेवलप होगा, ओके। तो ये जितने-जितने सवाल के जवाब जिस विषय पे आके अटकते हैं ना, वो चीज़ आपका इनबॉर्न टैलेंट है, ये समझ लें, ओके। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि आपका भी ये जो फ़ील्ड है क्रिकेट जो है, वो आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो उस फ़ील्ड में, बिल्कुल सर। ओके। और आपने भले ही एज़ अ क्रिकेटर आप जॉइन नहीं हो पाए शायद, मुझे आइडिया नहीं है आपके विषय में गहरा, बट मुझे पता नहीं कि वहाँ पर आप डेवलप हो पाए कि नहीं पाए। बट कहीं न कहीं उस फ़ील्ड को आपने पकड़ा और क्रिएटिवली आपने कुछ नया चीज़ स्टार्टअप किया। ये पॉडकास्ट और ये ऑनलाइन वीडियोज़ बनाकर लोगों को इन्वॉल्व करना आपकी टीम में और ये सारी चीज़ें। तो पैशन था तो आपने वो चीज़ कर ली, उसी विषय में। भले ही समय गुज़र गया, फिर भी उस विषय को आपने नहीं छोड़ा। नहीं छोड़। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड इनवॉल्व टैलेंट। थैंक यू सो मच सर।
काफ़ी चीज़ें पता चली इस पॉडकास्ट से आपके ज़रिए। आप सर थोड़ा सा और अपने बारे में बता सकते हैं कि आप जो डे टू डे मतलब जो थेरेपी देते हैं, जो हुँ। कि जिनको मतलब आप हील करते हैं कैसे-कैसे? तो फिर मतलब कुछ एक आप अपना अ, किसी किसी भी मतलब एक कुछ अलग तरह से जो आपके सामने कुछ केस आया, उसमें आपने कोई एक आप बता सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ एक अलग ही यूनिक कुछ अगर आपके सामने आया, फिर आपने उसको कैसे हैंडल किया और क्या सिचुएशन था? मनोविज्ञान की जगत में हर केस यूनिक ही होता है। हाँ, ये बात तो है। देखिए, चलिए आपका ये जो क्रिकेट है, उसी से जुड़ा हुआ एक खेल है शूटिंग का, ओके, ओके? तो उसमें अभी मेरे पास एक लड़का आया था, जो शूटिंग के ऊपर अंदर काम कर रहा था और कुछ नेशनल लेवल पर वो खेल रहा था, ओके? गुजरात से ही था। अब उसकी एक प्रॉब्लम थी कि वो परफ़ॉर्मेंस में काफ़ी अच्छा था, बट दिन-प्रतिदिन उसका परफ़ॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रहा था। अब उसके माता-पिता समझ नहीं पा रहे थे कि परफ़ॉर्मेंस डाउन क्यों हो रहा है? और ऐसा नहीं था कि उसके अंदर वो स्किल नहीं थी, वो स्किल तो थी। पहले की उसकी हिस्ट्री थी, वो दिखा रहे थे कि स्किल वाज़ देयर। बट ऐसा कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ पिछले कुछ महीनों के दौरान कि उसकी स्किल जो है वो डाउन हो रही है, परफ़ॉर्मेंस डाउन हो रहा है। ओके। तो हमने उसके रूट कॉज़ के ऊपर जाने का डिसीज़न लिया कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि परफ़ॉर्मेंस डाउन क्यों हुआ। तो मैंने उसका साइको एनालिसिस या साइकोग्राफी को समझना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं केस स्टडी। और किसी भी केस को हम हैंडल करते हैं, चाहे कोई खिलाड़ी का हो या कोई डिप्रेशन या एंग्ज़ायटी का कोई पेशेंट हो या कोई अपने अपलिफ्टमेंट के लिए हमारे पास आता है, इम्प्रूवमेंट के लिए हमारे पास आता है। तो ये सभी केसेस में पहला काम क्या करते हैं, केस स्टडी करना। जैसे मेडिकल साइंस में डायग्नोसिस होता है ना बॉडी का, यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है वगैरह-वगैरह। तो उसी तरीके से हम केस स्टडी करते हैं। ओके। केस स्टडी के दौरान मुझे पता चला कि वो अपने परिवार से काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड था और उसके माता-पिता के बीच में कुछ कुछ महीनों से कुछ तनाव रहता था। उनके पिता ने काफ़ी प्रयत्न किया कि वो तनाव जो है, उसके बच्चे तक नहीं पहुँचे। ओके। फिर भी कहीं न कहीं घर का माहौल बच्चों को तो पता चल ही जाता है और वो मैच्योर था, तो पता चल गया उसको। ओके। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि माता-पिता की एक्सपेक्टेशन जो है वो काफ़ी हाई थी, इस शूटिंग के जो खेल है उसके लेकर, ओके, परफॉर्मेंस को लेकर, ओके। अब माता-पिता समझ ही नहीं पाए कि कहीं न कहीं उनकी जो प्रॉब्लम्स था, घर में जो एक नेगेटिव एटमॉस्फियर जनरेट हो चुका था, उसके कारण उसका बच्चे का परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था। ये पॉइंट को नहीं समझ पाए, इसलिए माता-पिता ने उसके बच्चे के ऊपर प्रेशर डाला कि भई इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। और अक्सर ज़्यादातर होता क्या है कि मिडल क्लास फैमिली में से जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे ऐसे स्टेज पर पहुँचना है, जो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया कुछ होती है, तो वहाँ पर अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। काफ़ी सारे अलग-अलग प्रकार के चार्जेज़, कोचेज़ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स और काफ़ी सारे लोगों को ऐसे देने पड़ते हैं। तो माता-पिता काफ़ी स्ट्रगल करते होते हैं। ओके। तो उनका एक प्रेशर और बढ़ा कि भई ये परफॉर्मेंस डाउन क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए। अब ना जो प्लेयर था वो समझ पाया कि परफॉर्मेंस जो है वो जो घरेलू एटमॉस्फेयर है, उसके इमोशन को चलते हुए नेगेटिव इमोशन के कारण वो परफॉर्मेंस में डाउन हो रहा है। वो अनकॉन्शियसली हो रहा था। वो खिलाड़ी खुद भी नहीं समझ पाया था। ओके? और ना उनके माता-पिता समझ पाए। और इसलिए दूसरा प्रेशर माता-पिता की ओर से परफॉर्मेंस के लिए उनके ऊपर पड़ा। और वहाँ पर थोड़ा-सा डाँटना हुआ या फिर स्ट्रिक्ट बिहेवियर अप्लाई किया गया माता-पिता के माध्यम से। तो वो परफ़ॉर्मेंस और डाउन हुआ और ये लूप बन गया एक। वो समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। ओके। तो जब माता-पिता को भी मैंने बुलाया पेरेंटिंग कुछ सेशंस लिए वहाँ पर, ओके। वो जो प्लेयर था, उसको भी मैंने साइकोलॉजिकली किस तरीके से अपने इमोशन को बैलेंस करते हैं और इमोशन को कंट्रोल करके अपने आप को कैसे डिसोसिएट कर सकते हैं ऐसी घटनाओं से। क्योंकि बाहर की सारी घटनाओं पर तो हमारा कंट्रोल नहीं होगा ना।
कहीं बाहर रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में कहीं झगड़ा हो गया किसी से, या कहीं बाहर कुछ भी हो गया बाहर की दुनिया में। बाहर की दुनिया में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कंट्रोल सिर्फ अपने भीतर की दुनिया में, ओके? और हमारे इमोशन पे हम काबू में ला सकते हैं। बाहर की किसी घटना के भीतर हमारे इमोशन को इन्वॉल्व करना है या नहीं करना है, ये हमारा अपना डिसीजन होगा, और हम ये कर सकते हैं, अगर प्रॉपर ट्रेनिंग हम ले तो, ओके? तो मैंने उनको ट्रेन किया कि किस तरीके से इमोशनली अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, और ऐसी घटनाएँ घटित होती रहेगी। इससे भी वर्स्ट हो सकती है, जो आने वाले समय में आ सकती है, घटनाएँ, ओके? तो वहाँ पर आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ों को हमने सिखाया उनको। तो धीरे-धीरे उन्होंने अपना परफ़ॉर्मेंस जो है वो रीगेन करना शुरू कर दिया। माता के पिता के प्रॉब्लम शायद आज भी वैसे ही होंगे, क्योंकि बरसों से चल रहे हैं। ओके, बट अब उसकी इम्पैक्ट जो है वो उस हेक्टिक खिलाड़ी रहता को है। नहीं हो रही, उसके परफ़ॉर्मेंस में नहीं आ रही उसकी इम्पैक्ट। देखिए, हम इमोशनली ड्रिवन पर्सनैलिटी है। इंसान जो है वो इमोशन से चलता है, ओके? और हमारा जो ड्राइविंग फ़ोर्स इमोशन है, वो फ़ोर्स ही हमारे काबू में नहीं रहेगा। तो डेफ़िनिटली, चाहे हम बिज़नेसमैन के रूप में काम कर रहे हो, एक खिलाड़ी के रूप में काम कर रहे हो, एज़ अ हस्बैंड काम कर रहे हो, एज़ अ वाइफ़ काम कर रहे हो, तो वहाँ पर उस इमोशन के इम्पैक्ट आएँगे, एंड वी नीड टू कंट्रोल दैट इमोशन। बहुत ही बढ़िया सर। तो मतलब उससे फिर उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लग गया, फिर डिटैच कर जी, लिया। जी, 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 जी। ओके। वैसे तो बाकी और भी एरिया से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, बट आज हम कुछ खेल के विषय पे स्पोर्ट्स बात से कर लें, तो रिलेटेड, हाँ। उसी से रिलेटेड एग्ज़ाम्पल दूँ तो ओके। ज़्यादा उचित रहेगा। सर एक एक बस एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो हिप्नोथिसिस जो रहता है, हिप्नोथिसिस जो प्रैक्टिस रहती है, तो सर उसमें हमने देखा है कि मतलब अब पता तो है नहीं मुझे उसके बारे में उतना डिटेल में, बट हमने ऐसे टीवी में देखा है कि ऐसे कुछ पेंडुलम लेके ऐसे दिखाया जाता है, और फिर बोलते हैं कि अब तुम ये हो या ये हो। तो सर वो कितना वो सही है, और क्या सही में ऐसा होता है? एंड उसके साथ साथ मैं जैसे अभी हमने बात किया, तो जैसे जो आपने तीन तरह के माइंड के बारे में बताया, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। तो हुँ, हिप्नोथिसिस में जो हम बात करते हैं, जब थोड़ा सा हिप्नोटाइज करने के बाद जो बात करते हैं, तो वो कैसा, हम कौन से वाले माइंड में बात करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं सर? हुँ। ओके, पहले तो टर्मिनोलॉजी से सेट कर लें। हिप्नोसिस कहा जाता है इस विज्ञान को, ओके। हिप्नोसिस नाम है इसका। जब यही विज्ञान को थेरापेटिक एंगल से जब अप्लाई किया जाता है, तो इसको कहा जाता है हिप्नोथेरेपी। ओके। यही विज्ञान के माध्यम से जब खुद के माइंड को बदलने की प्रक्रिया की जाती है, खुद के माइंड को अपलिफ्ट करने की प्रक्रिया की जाती है, तो उसको कहते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। और इसी विज्ञान से दूसरों के माइंड को अपलिफ्ट करने की या करेक्ट करने की या इम्प्रूव करने की प्रक्रिया की जाती है, उसको कहते हैं हाउ टू हिप्नोटाइज़ अदर, यानी कि दूसरों को हिप्नोटाइज़ करने की प्रक्रिया। टू अप्लाई हिप्नोसिस, अप्लाइड हिप्नोसिस भी कह सकते हैं इसको, ओके? दूसरी बात, व्हाट इज़ हिप्नोसिस एक्चुअली? जैसे एक पति-पत्नी के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है, एक माता-पिता और बच्चे के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है, एक बिज़नेसमैन और क्लाइंट के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है, या यूँ कहें कि एक खिलाड़ी और उसके कोच के बीच का एक कम्युनिकेशन होता है। ये सारे कम्युनिकेशन का बेसिक पर्पज़ क्या है? कि मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी खुश। भावनाएँ जो है, वो सामने वाले के अंतर्मन तक पहुँच पाए, और उसका मुझे कुछ पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिले। इतना ही अपेक्षा होता है हमारा, राइट? बट अक्सर ज़्यादातर केस में ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता, ऊपर ऊपर ही रह और जाता है। ज़्यादातर केस में हमारे शब्द, हमारे विचार फ़ेल हो जाते हैं। सामने वाले का मन जो है उसको स्वीकार नहीं कर पाता, और वो कम्युनिकेशन जो है वो सफलतापूर्वक अब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, वो सामने वाले के कॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। जबकि हमें करना था कम्युनिकेशन सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड के साथ, ओके? अगर आपके पास ऐसी कोई मेथड है, टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स है, प्रोसेस है, जिसके माध्यम से सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप कम्युनिकेशन कर पाते हो, तो इमेजिन कर सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं। पति-पत्नी के बीच में एक रिलेशनशिप जो इश्यू होते हैं, वो सॉल्व हो सकता है, ओके? एक कोच और जो खिलाड़ी होता है,
उसके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा बेहतर बन सकता है। कोच की बात को खिलाड़ी है वो काफ़ी गहराई से अच्छी तरीके से समझ पाएगा और खिलाड़ी की मनोभावनाओं को कोच भी अच्छी तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हाउ टू कम्युनिकेट विद सबकॉन्शियस माइंड। भीतर के अंतर्मन के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है, वो जानते हैं दोनों लोग। ओके? क्लैशेस जो है या रिजेक्शन है उसके चांसेस से घट जाएँगे या न के बराबर हो जाएँगे। आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर आप सेल्समैन हो, मार्केटिंग पर्सन हो और अगर आप ये कम्युनिकेशन स्किल जान सकते हो, सीख सकते हो, तो उसका बेनिफिट क्या हो सकता बिल्कुल। है? राइट। तो हर फील्ड में काम का है और यही चीज़ जब हम खुद के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो यहाँ पर भी सेम गलती होती है। हमने डिसाइड किया कि कल मॉर्निंग में उठना है 5 बजे, जॉगिंग में जाना है, वॉकिंग में जाना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सारे डिसीज़न हमने ले लिया, अलार्म रख दिया। अब 5 बजे अलार्म रख बजता है, तो उसको बंद करने का काम भी हम ही करते हैं। हमारे ही डिसीज़न को हम फॉलो नहीं कर पा रहे, हमारे ही शब्द, विचार और भावनाओं को हम फॉलो नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमने अपने भीतर के मन के साथ कम्युनिकेशन किया ही नहीं। अगर हम अपने आप को गहराई से प्रोग्राम कर देते हैं, तो बिल्कुल एनर्जी के साथ 5 बजे उठकर वो काम को हम एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन जो हर खिलाड़ी के लिए भी ज़रूरी रहती है, एक बिज़नेसमैन के लिए भी ज़रूरी रहती है और हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी रहती है। जो ग्रोथ चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है, उसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके? बट वो क्यों अप्लाई नहीं कर पाते हम लोग? क्योंकि वी डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट विथ आवर सबकॉन्शियस माइंड। तो सेल्फ हिप्नोसिस जो है वो आपको ये सिखाता है कि खुद के सबकॉन्शियस माइंड के साथ कम्युनिकेशन कैसे करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, हिप्नोसिस जो है वो आज की डेट में भारत में 2003 से लीगली और मेडिकली एक्सेप्टेड साइंस है, एक ऑथेंटिक साइंस है। अब किसी भी विज्ञान को जब कानून अडॉप्ट करता है, लीगल सिस्टम के साथ साथ मेडिकल सिस्टम अडॉप्ट करती है, तो डेफिनेटली वो एक गहरा विज्ञान है और उसकी काफ़ी गहरी संशोधन की गई है। उस विषय को लेकर कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ एक्सपर्ट्स ने कुछ गहरे संशोधन किए हुए हैं और वो संशोधन के दौरान पता चला है कि विज्ञान जो है वो ह्यूमन माइंड के करेक्शन के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसीलिए तो उसको अडॉप्ट किया लीगली और मेडिकली और हमारा ही विज्ञान होते हुए हमने 2003 में अडॉप्ट किया, जबकि यही विज्ञान विदेश में काफ़ी दशकों पहले ही अडॉप्ट किए गए। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने काफ़ी सालों पहले उनको स्वीकार कर लिया है और हमने देर-देर से 2003 में उसको अडॉप्ट किया। ओके, तो ये लीगली और मेडिकली ऑथेंटिक साइंस है। तीसरी चीज़, इसके बहुत सारे उपयोग हैं। ओके, जैसे कि हिप्नोथेरेपी को अप्लाई करके हम जैसे अलग-अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, जैसे साइकोलॉजिकल है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स है, क्रॉनिक डिसऑर्डर्स है। ये सारे डिसऑर्डर्स में हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मोर देन 90% डिसीज़ साइकोलॉजिकल है या साइकोसोमेटिक है, ऐसा अध्ययन कह रहे हैं। अगर आप किसी भी बीपी के एक्सपर्ट डॉक्टर या थायराइड के एक्सपर्ट डॉक्टर या डायबिटीज के एक्सपर्ट डॉक्टर को पूछेंगे कि सारी चीजों का मूल कारण क्या है, तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि स्ट्रेस, तनाव, माइंड जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट दुख की बात यह है कि कोई भी डॉक्टर्स या एक्सपर्ट जो मेडिकल एक्सपर्ट होते हैं, वो कोई माइंड के विचार और भावनाओं को बदलने के लिए सक्षम नहीं होते। वो सिर्फ आपके बॉडी के केमिकल रिस्पॉन्सेस को बदलते हैं। आपके विचार और भावनाओं को बदलने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हिप्नोथेरेपी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और माइंड से जुड़े हुए जो विज्ञान है उसके पास। ओके। थैंक यू सो मच सर, काफ़ी मतलब चीज़ें क्लियर हो गई आज और बहुत सारी चीज़ें मतलब वैल्यू ऐड किया आज जो हमारा आपसे बातचीत की हमने, तो जी बहुत सारी चीज़ें समझने को मिला है और फिर इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, मतलब और इससे कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड है, मतलब मेजर स्टेक रखता है मेरे ख्याल से ना, साइकोलॉजी रहता है आपके लाइफ में मेजर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इतना नज़रअंदाज करते हैं रादर देन मतलब ऊपर ऊपर चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डीप डाउन जाएं, अगर रूट कॉज को अगर साइकोलॉजी से ही और
स्पिरिचुअलिटी इन सब टेक्निक से यूज़ किया जाए तो फिर वो मतलब रूट कॉज से चीज़ें सही हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें पता चली। दूसरी बात कि एक्चुअली हो क्या रहा है कि हमारे पास हमारे भीतर जो है ना, वो क्षमता असीमित है। हम्म, ट्रिमेंडस पावर है हमारे भीतर छुपे हुए, ऐसा हम कह सकते हैं। बट हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हमारे पास है मर्सिडीज, बट उसके फीचर्स और उसके भीतर क्या क्या क्षमताएं छुपी हुई है वो हमें पता नहीं है, और हमारा अनुभव सिर्फ मारुति गाड़ी चलाने का है। तो इसलिए हम हमारे पास है तो मर्सिडीज, पर उसको चला रहे मारुति की तरह, क्योंकि हमारे भीतर की क्षमताओं को उपयोग में कैसे लाना है वो हम नहीं जानते हैं। ये जाता है। दूसरी बात कि स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में काफी मिसकंसेप्शन सोसाइटी में फैले हुए हैं कि स्पिरिचुअलिटी किन व्यक्तियों के लिए। तो हमें लग रहा है कि स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा या साधु संतों के लिए है, या संसार को छोड़कर मोक्ष की यात्रा करनी है ना, उसी के लिए स्पिरिचुअलिटी है। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अधूरी कॉन्सेप्ट है। ओके। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी है वो उन सब के लिए है जो अपनी लाइफ को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को करेक्ट और इंप्रूव करके बेहतर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। ओके। अगर आपको अच्छे से अच्छा पैसा कमाना है, तो भी स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो आपके भीतर होना चाहिए। अगर आपको अच्छा सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करना है, तो भी स्पिरिचुअलिटी उसमें आपको हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपको मोक्ष की यात्रा करनी है, तो वहां पर भी स्पिरिचुअलिटी आपके लिए हेल्पफुल है। ओके। भीतर की पड़ी हुई क्षमताओं के प्रति जागृत होकर उसके उपयोग करने की जो सिस्टम है ना, वो स्पिरिचुअलिटी है, जो आपको सिखाती है कि कैसे करना है। ओके। तो मेरे हिसाब से स्पिरिचुअलिटी है वो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, और हर एक व्यक्ति को उसके भीतर उतरना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। इस पॉडकास्ट में बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, जी, और मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर। ओके, चलिए, नमस्कार। नमस्कार सर।